एक लड़की को माँ बाप नहीं थे, एक एक्सीडेंट में मर गए, और एक लड़की और दो लड़के थे, मतलब दो भाई और एक बहन। और वो लड़की मात्र 20 रुपए में बिक गई। मैं उसे आज तक कहती हूँ कि 20 रुपए में। जिस वक्त मैंने उसे रेस्क्यू किया उसके हाथ में 20 रुपए थे। हर एक घंटे में 2000 बच्चे गायब होते हैं, जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। तो वो बच्चे कहाँ हैं? छोटी उम्र की लड़कियों के साथ और हाँ। भी गलत किया जाता है। आप जब अखबार में पढ़ते हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया, कितना दिल दहलता है। और वहाँ हर रात रेप होता है, एक नहीं 4-4, 5-5 लोग, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, 10 से 15 तक आती है। प्रोफेशन दिमाग का, दिल का है ही नहीं, जिस्म का प्रोफेशन है। देखिए वहाँ क्या है, मारपीट भी करेंगे, छिनौती भी करेंगे, मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटाएंगे। कौन सा काम है जो वहाँ नहीं होता, जिसे लोग नहीं करते, जो पुलिस वाले? ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि आप कमजोर पे ताकत की आजमाइश है। इन लोगों की जिंदगी मतलब नर्क से भी नर्क नहीं आप उसे कह सकती हैं। ऐसा जो है वो ऐसा आग है जिसमें पल पल जल रही हैं, जैसे किसी को एक ज्वालामुखी में झोंक दिया गया हो। कीड़े मकोड़े से भी बदतर जिंदगी उनकी। वहीं वो खा रही हैं, वहीं कंडोम फेंक के जा रहा है एक आदमी यूज करके, ये फेंका, वहीं वो थूक के जा रहा है, गुटखा थूक के जा रहा है, वहीं खा रही। कोई जगह नहीं है उनके पास। तो वहाँ कोई नहीं जाता अपना। देखिए आदमी कुत्ता पालता है, उसको भी 100 बार प्यार करता है, 100 बार उसे खाना देता है, 100 बार उसके बारे में पूछता है। हाँ वो उन्हें पालते हैं, लेकिन कुत्ते से भी बदतर। सोचो कि मैंने उस ऐसी लड़की को तिल तिल मरते अपने सामने देखा, जिसने किसी से प्यार करा, और प्यार करने के बाद ये झांसे में रही कि ये मुझसे शादी करेगा। नहीं की। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी। इतनी खूबसूरत लड़की थी पहाड़ की, और मेरे सामने वो ऐसा कंकाल की तरह से मरी। तो वो ऐसी इतनी तृष्णा से हंसी कि जैसे मैं बता नहीं सकती, वो हंसी मुझे कभी नहीं भूलती। और बस एक सेकंड में उसका हाथ मेरे हाथ में रहेगा। आप इमेजिन करेंगी कि जीने में से आवाज होती है किसी के आने की, और तमाम लड़कियां एकदम ऐसे उठ के भागेंगी, और वो खुद को मैं मतलब एक्सपोज करेंगी कि देखो मेरे पास ज्यादा है, मेरा ये ठीक है, मेरी ये। वो समय आप देख नहीं सकते कि मतलब मर जाने को जी चाहता, अपने औरत होने पे शर्म आती है उसे। वो नरपिशाच जो आते हैं ना, वो बीवी नहीं होती उनकी कि वो उनके प्रति सॉफ्ट होंगे। वो अपनी हर तरह की भड़ास निकालने आते हैं वो लोग। उनके लिए वो एक वस्तु है, एक चीज है जिससे नोच सकते हैं, रोन सकते हैं, उसको तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये पेट है ना, ये सब कुछ कराता है आदमी से। जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा है वो वहां जा रहा है। पहला बच्चा हो जाने देते हैं ऐसे, जो जबरदस्ती की शिकार होती है लड़कियां। क्योंकि ये कड़वा सच है कि माँ आप हो, मैं हूँ, या वो सेक्स वर्कर हो, वो माँ है। फिर बच्चा उनसे ले लिया जाता है ताकि उसके बिना भागे ना। कोई माँ नहीं भागेगी। कानून कहता है उनको सेक्स वर्कर, यौन कर्मी। तो मान तो रहे ना आप कि वो वर्कर हैं, फिर उस वर्कर की हैसियत से उनको सारी चीजें क्यों नहीं दी जाती? उनके राशन कार्ड दीजिए, उनका आधार कार्ड दीजिए, ये तो सब मैं बनवाती हूँ उनके। कोई पुलिस का मतलब 200 रुपए पर हेड लेंगे, 10 रुपए नीचे से लेंगे, ऐसा इस पैसे को खा के कहाँ जाएंगे? जहाँ एक औरत, एक अस्मिता तिल तिल मर रही हो, जिसकी इज्जत पल पल लूट रही हो, आप उस पैसे को लेंगे तो कैसे जी पाएंगे? वो लड़की मना कर रही तो हटो वहां से, उसकी नाक को नहीं समझते? तो उसने कैब ऊपर कर कहा, अरे मैडम नमस्ते, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा क्यों भाई, कौन हो तुम? अरे मैं यहाँ से हूँ दरोगा जी, पहचानी नहीं? मैंने कहा जूते इतने मारूंगी तुझमें कि भूल जाएगा। और उठा के मैं जो उसके पीछे भागी, वो तेजी से भागा। एक बच्ची को बचाने के लिए अगर मुझे किसी को जान से मारना पड़ा तो मैं मार दूंगी। बिल्कुल कॉर्नर में दीवार के सहारे। सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है। अच्छा। CO पुलिस का ऑफिस है।
उसको दिखने नहीं दोनों तरफ की। वो कहते मैडम आपको पता लग जाता है, हमको तो नहीं पता लगता कब लड़की आई है। क्यों नहीं लगता भाई? आँख मूंद के बैठे हो, कबूतर हो के बिल्ली को देख के आँख बंद कर ली, किस चीज़ का पता नहीं लगता? बच्चा चाहिए, बच्चा बच्चा दे बच्चा। तो मैंने उसे बीच में इंटरप्ट करके कहा कि भाई कैसे, कौन बच्चा, तुम्हारे पास बच्चे कहाँ से आए और बच्चा क्यों मांग रहे हैं ये सज्जन? तो उसने कहा दीदी ये दरोगा जी हैं, वो छोटी लड़की मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊं छोटी लड़की? और वो लगभग 60 के 1 साल बाद रिटायर हुई। मतलब मुझे बिल्कुल मार दिया था, मैं जिंदा भी नहीं थी ऐसे समझ के चलो। और बहुत लोहा है पैरों में ये हाथ में, ये सब। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किताबों में लिखी नहीं जाती, और कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर भी हम आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो किताबों के उन गंदे पन्नों को उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं और सच का सामना बड़े ही आराम से कर जाते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए होती है हिम्मत, जो शायद मेरे में और आप में नहीं है। लेकिन आज जो शख्स मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है, उनमें वो हिम्मत भी है, वो जज्बा भी है, और वो तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आम लोगों में या फिर आम जनता में होना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए ऐसी हिम्मत जुटाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब मैं इनसे मिली तो मुझे लगा कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और समाज में बदलाव लाने की वो विल पावर होनी चाहिए। मेरे साथ हैं अतुल शर्मा जी, जिनको आप जानते होंगे। ये एक एनजीओ चलाती हैं, संकल्प नाम का एनजीओ, और ये एनजीओ काम करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग और साथ ही साथ सेक्स वर्कर्स के लिए, यानी कि उनको रेस्क्यू करता है। बहुत कहानियाँ हैं ऐसी इनके पास जो आपको सुनकर शायद आपकी आंखों में पानी आ जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, शायद आपको डर लगे, खौफ लगे, लेकिन उस खौफ के साथ ये रोज़ जीती हैं। और मकसद उस खौफ का यही होता है कि किसी तरह किसी एक जान को तो बचा लिया जाए, किसी तरह एक महिला को उस गंदे या फिर ऐसा कह सकते हैं उस बूचड़ खाने से बाहर ले जाया जा सके जो नर्क से भी बुरी दुनिया है। कहानियाँ बहुत हैं, सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैम, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कितना मुश्किल रहा? मैं अगर तमन्ना ये कहूँगी कि मुश्किल बहुत रहा, मगर पता नहीं क्यों मुश्किल कभी लगा नहीं। मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि जब मैंने ये शुरू किया तो कोई मकसद नहीं था करने का, केवल किसी को ढूंढना था। किसी के प्रति मेरे मन में एक अपराध बोध था और उसको ढूंढना था। उसको ढूंढने के लिए हर दरवाजे पे गई और इतना मतलब जलालत झेली, इतना बदतमीज़ी झेली कि वो गालियाँ और धक्के देना और पीछे से कपड़े खींच लेना, साड़ी खींच लेना, ये सब झेला। लेकिन पता नहीं क्यों दूसरे दिन फिर वो एक अजीब सी हिम्मत आती थी कि नहीं, मुझे जाके उसको तो ढूंढना ही है। 1 साल पूरा इस काम में लगा कि मैं उसको ढूंढ पाऊँ। लेकिन वो 1 साल ऐसा हो गया था कि उसको ढूंढना मेरा मकसद तो था, मगर मुझे तो उस जैसी हज़ारों दिख रही थी। फिर उस 1 साल में मुझे हज़ारों लड़कियां ऐसी दिख रही थी कि अगर मैं इनमें से एक को भी बचा पाऊँ तो जिसके प्रति मुझसे अपराध हुआ है शायद उसके सामने सुरखरू हो सकूँ, वो जहाँ भी हो, वो कहीं देखे मुझे। और मैं सच कहूँ तो उस समय मेरी 27 साल की उम्र थी केवल, और मुझे ये नहीं मालूम था कि इसके अलावा भी कहीं रेड लाइट एरिया होता है, क्योंकि हम उसको सुन सुन के बड़े हुए, नज़दीक में हमारा मायका, और हम यही सुनते सुनते बड़े हुए कि जब उस बाज़ार से निकलो वहीं से। मेरठ की बात करें? हाँ, मेरठ की मैं बात कर रही हूँ। जब स्कूल जाए तो उसी रास्ते से जाएँ, ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। घर वालों की यही हिदायतें और पड़ोसियों की भी हिदायतें। नीचे निकले तो चूँकि छोटा शहर है, कस्बाई मानसिकता का शहर है, तो दुकानदार भी कहते हैं बेटा किसकी बेटी हो, ऊपर नहीं देखना, जाओ सीधे अपने स्कूल। तो वो जो एक उत्सुकता जगा दी सबने कह कह के कि ऐसा क्या है वहाँ, वो जागी। और फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई कि शायद मेरा जन्म ही उस जगह के लिए हुआ। फिर तो मुझे ये लगा कि जब अनमैरिड थे तब ये सारा हुआ, और लड़कियां जीवन में आई जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ रही थी, उनसे मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने भी कुछ ठीक से बताने का नहीं समझाए। नहीं तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ये बात मत करो, और हमसे बात भी मत करना अगर पता लग गया तो। मैंने कहा तुमको पढ़ने कैसे देते हैं, ये सवाल भी था। आज से अगर मैं 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ तो तब भी ये था कि भाई ये कैसे तुमको पढ़ने दे रही हो, तुम कह रही हो कि कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। वो धीरे धीरे ऐसी एक प्रबल इच्छा शक्ति में तब्दील हो गया
कि मुझे एक दिन वहाँ जाना ज़रूर है। और शायद विधाता भी उस वक्त हंस रहा होगा जब मैंने ये सोचा कि ये क्या सोच रही है, इसको जाना है, इसे तो जाना ही है। क्योंकि आपको ये नहीं पता था वहाँ क्या होता है? नहीं, तब तो शाम होते ही, क्योंकि बाज़ार पास में था और घर पास में था, तो उसी बाज़ार में जाके सामान लाना, कुछ भी लाना। कभी हम चले गए अपने किसी भाई के साथ, नौकर के साथ, तो ये वो हमें हारमोनियम, तबले, इनकी आवाज़ तो आती थी, गाने की भी, नाचने की भी आवाज़ें आती थी। मैं अब से 31 साल पहली बात कर रही हूँ, और अगर कहूँ तो 40 साल पहले भी बात कर रही हूँ, बिफ़ोर मैरिज भी बात कर रही हूँ मैं। तो वो था कि भई नाचने गाने का काम होता है। कई बार हमने अपनी मदर को सवाल पूछा कि नाचते गाते तो घर में भी हैं, जब शादी होती है तो तब भी आप नाचते हो, गाना भी गाती हैं सारी औरतें बैठ के, उनको क्यों ख़राब औरतें कह रहे हैं? मतलब थोड़ा था स्वभाव विद्रोही कि हर बात को बहुत सवाल पूछने थे, बहुत बात। और या ऊपर वाले को यही मंजूर था कि अगर ये इतनी विद्रोही स्वभाव की नहीं होगी तो वहाँ कैसे जाएगी। तो पहली बार कैसे जाना हुआ? पहली बार ये हुआ कि कोई महिला, मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हुई, और अर्ली एज क्या कहूँ कि 16 साल में मैं तो मेरा एक बच्चा हो गया था। तो एक महिला हमारे यहाँ आने लगी थी, पड़ोस में रहने आई थी, और वो 35-36 साल के करीब की होंगी, सुंदर सी महिला। वो मेरे बच्चे को खिलाती थी। तो मेरी मदर इन लॉ को एतराज़ था कि भाई इसको बच्चे नहीं हैं, तो इसे बच्चा मत दिया करो अपना। पर वही फिर मैंने कहा ऐसे मत कहो, बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, वो बच्चे को खिला रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है, बस खिलाने दो। वो सब, वो इतना उससे अपनापन हो गया कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को, 1 महीने का मेरा बेटा था, तुम्हारे बेटे को अपना भाई मान सकती हूँ। कहा हाँ मान लो, बेटा भी मान लो, पर नहीं भाई मानना मुझे। तो उन्होंने कहा भाई मान लो। अब उसने फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया तब उसने मुझे बताया कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ और एक दरोगा की बेटी हूँ, जिसमें 5 साल की उम्र में मेरे पिता की किसी से रंजिश हो गई और मुझे 5 साल की थी। तब मुझे उठा लिया, मुझे अपना घर का एड्रेस याद है, वो गांव याद है, और बस मुझे एक बार दिखा दो। तो फिर वही एक स्वभाव सामने आया कि घर वालों से बहुत लड़ाई मोल ली, एक बार इसके घर चलेंगे, एक बार इसके घर चलेंगे। कहाँ की थी वो? वो बनारस के पास की थी। तो हम घर गए उनके लेके, सबने मान लिया, मैं घर की बड़ी बहू थी कि थोड़ा लाड़ प्यार भी था, दूसरे परिवेश से भी आई हुई थी तो इसलिए भी लग रहा था। ले गए वहाँ जाके, तो आए वो, और 2 जवान बच्चे भी आए, लड़के जो 17-18 साल के ऐसे रहे होंगे, और बड़े प्यारे से, बिल्कुल बहन की सूरत एकदम। वो उसके जाने के बाद हुई पैदा। अच्छा। तब वो अकेली बेटी थी। बड़े रोए धोए सब, माँ भी, पिता भी, भाइयों को बताया गया ये तुम्हारी बहन है। हमने सोचा चलो इसका घर बस जाए, ये आ जाएगी अपने घर। लेकिन उन्होंने फिर हमारे हाथ जोड़ लिए कि हम रख नहीं पाएंगे, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। हमने कहा 5 साल की बच्ची के लिए समाज को मुंह दिखाना, ये तो कोई बात नहीं। आपके दिन हमारे घर रह रही थी, वहीं बड़ी हुई, वहीं हमारे बच्चों को भी पाल रही है, हमारे घर में काम कर रही है, बोलना। और मुंह फेर के चले गए। मतलब हम सब भी थोड़ा ऐसे, मुझे भी इतना नहीं था, और मैं चिल्लाती रही कि अरे तुम कैसे बाप हो जो बेटी से मुंह फेर के जा रहे हो। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो वापस। हम वापस आ गए। हम पूरा रास्ते ट्रेन में यही सब बातें होती रही, ये तो वहाँ की औरत है। देखिए सबको मैं अपने ढंग से नहीं ढाल सकती ना, जिद कर सकती हूँ किसी चीज़ की, लेकिन ढाल नहीं सकती थी। और मेरी कोई उम्र भी नहीं थी, मैं ऐसे शायद 17-18 साल की थी। तो उन्होंने घर आके ये सारी चर्चा हुई। हमारे ससुर ने कहा कि नहीं नहीं, घर में रखने का तो इसका कोई मतलब नहीं, आना जाना इसका बंद करो, ये अपने घर में रहेगी जहाँ भी रह रही है किराए पे। फिर वो चली गई कहीं। रात को हमारी बातें सुनती रही, हम लोग छत पे बैठे थे सब, और फिर वो चली गई। नहीं मिली तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ अफसोस भी नहीं हुआ। चली, मुझे लगा कि जैसे मेरे मन से एक बोझ हट गया, अब वो चली गई। अब मुझे रोज़ रोज़ नहीं दिखेगी, रोज़ रोज़ मैं ये नहीं करूँगी कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था इसके साथ। लेकिन वो 1 साल बाद आई, मेरा बेटा 1 साल का हो गया था, और 1 साल बाद वो अच्छे खासे सजे धजे और काफ़ी फल मिठाई विठाई लेके आई, और वो भाई दूज का दिन था। मुझे देख के उसे अच्छा भी लगा। फिर उसने कहा कि मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी, ये मेरे गोविंदा को टीका करना है, ये मेरा कान्हा है, गोविंदा है। तो मैंने कहा पहले ही बताओ कि कहाँ थी तुम 1 साल, तब करना। तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे समाज ने तो नहीं रखा, तुम तो अभी बच्चा हो, तुम्हें नहीं समझ आएगी, लेकिन मेरे समाज ने मुझे स्वीकार कर लिया। समाज मतलब कोठा? हाँ, मैं तो वहीं चली गई जहाँ से आई थी। मैंने फिर उसको ना टीका करने दिया, वो सब उठवाए, मैंने कहा उठाओ ये सब।
और यहाँ मेरे तो घर देवरंद, हम लोग बेसिकली देहात से हैं, पृष्ठभूमि हमारी बिल्कुल देहाती है, तो वो सब चीज़ें मैं शायद फेस भी नहीं कर पा सकती थी, तो वो चली गई। और वो जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ही उसने दरवाज़ा क्रॉस किया कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। मैं रोक नहीं पाई उसको, मेरा मन हुआ मैं आवाज़ लगाऊं, लेकिन मैं रोक नहीं पाई उसको। और बरसों बरस बीतते चले गए। फिर हमारे जो फैमिली, मेरे देवर नंदे थे, ये सब की शादियां हो गई, थोड़ा भार कम हुआ कि भाई बड़ी बहू होने के नाते। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि मैं एक बार उसे ढूंढना चाहती हूँ। और ऐसी 26-27 साल की उम्र थी मुश्किल से, उसे ढूंढना है मुझे। तो वो ऐसे ही हंस के कहती ढूंढ लो, वहाँ कौन घुसने दे रहा तुमको। अच्छा, चूंकि छोटा शहर है, कस्बाई मानसिकता का, हर लोग, हर आदमी तो उनसे, मेरठ के ही हाँ, उसमें थी। हाँ, नहीं पता नहीं, आज तक भी नहीं पता मुझे कहाँ है वो। अच्छा, नहीं। वो पहले तो कहीं गोरखपुर थी, मेरठ आ गई थी, तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। तो मुझे तो ये लगता था कि ये केवल एक रेड लाइट एरिया और कहीं है ही नहीं। तो ये हर राज्य में है क्या? नहीं हर राज्य नहीं, में कुछ जगह हैं, जैसे दिल्ली में है जीबी रोड, मुंबई कमाटीपुरा है, या कोलकाता में सोनागाछी है। ये कुछ जगह ऐसी हैं कि जो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है। तो नहीं वो मिली, फिर हम उनको ढूंढने गए, उसी के लिए इतने झाड़ खा, आज तक भी नहीं ढूंढ पाई मुझे। ये जो रेड लाइट एरियाज होते हैं, मतलब क्या माहौल होता है? क्योंकि मैं जैसे कि आपने कहा कि आपकी मदर इन लॉ ने भी मना किया, हाँ, तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं जाने देगा, है ना? तो लेकिन क्या माहौल रहता है वहाँ का? क्या ऐसे ही लड़कियाँ खड़ी रहती हैं? क्या चीज़ होती है? देखिए, खड़ा होना तो उनके प्रोफेशन का हिस्सा है, मतलब, और उनको यहाँ तक खड़े होना है। अगर कभी आपको रेड लाइट एरिया देखने को मिले तो आप देखिएगा उनकी खिड़की, जैसे हमारी खिड़कियां हैं तो मतलब दिख रहा है हमको कि हम देख रहे हैं, खिड़की से झांक के देख लिया, लेकिन उनकी खिड़कियां इतनी नीची होती हैं, क्योंकि उनको एक्सपोज करना ये हिस्सा, ताकि नीचे वाले को बिल्कुल पूरी तरह से झुक के, और उसमें कोई जाली, कोई सरिया, कुछ नहीं होता है, वो सीधे बाहर तक लटकेंगी उसमें, कि कुछ दुपट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, कि भाई देखे सामने वाला और वहाँ से उसको जज करके आए ऊपर तक। ये उनके प्रोफेशन का हिस्सा है। अब समझिए कि जैसे एक दुकानदार है, वो अपनी सबसे बेहतर चीज़ को बाहर रखेगा, ऐसे वो अपने आप को एक्सपोज, और सबसे अच्छी लड़की को वहाँ किया जाता है। और कितनी बार उनको वो, मतलब कितनी बार वो, जिसे मैं चूना कहती, देखिए अब पता नहीं आप लोगों का, मुझे नहीं मालूम है, मैं अगर पुरानी बात कहूँ तो इसको जो पाउडर, टेल्कम पाउडर होता है, इसको कहते थे सेलखड़ी, है ना, कि ये उसको पीस कर बनाया जाता है। तो वही बाज़ार में है कि भाई चूना है ये, और ये कहा जाता है कि जो ये चूना एक बार लग जाए वो उतरता नहीं है, क्योंकि उसको हर दिन भर में कितनी बार लगाना पड़ता है, जितनी बार कस्टमर के पास जाए दिमाग फिर से उसको फेस पे, हालांकि स्ट्रिक्ट हिदायत होती है कि फेस नहीं छूने दिया जाएगा, फेस को नहीं छुएगा कोई भी, और फिर भी लगाना पड़ता है। फिर से लिपस्टिक, और लिपस्टिक 1 रुपये का एक इतनी सी एक कुछ वैसलीन जैसी कोई चीज़ खरीदी, डब्बी आता है, वो ऊपर ही बेचने आते हैं, और उसमें सिंदूर मिलाया और वो पोत लिया, कलर्स उसमें अलग कर लिए, वही आंखों पे मस्करा हो गया, और एक चमकी जैसे आती है वो उठा के उस पर सब लगा ली। और इनको बाहर निकलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती? वो नहीं आते बाहर? नहीं, बाहर से तो भाग जाएंगी, इनको ज़बरदस्ती आप लाएं। बाहर निकलने की उनको इजाज़त है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका पेशा है, नट हैं, कंजर हैं, बेड़िए हैं, राजस्थान के हैं, मूलतः अलवर के हैं, ग्वालियर की हैं, जयपुर, अजमेर, यहाँ की जो बेड़नी हैं, उनके मातृसत्तात्मक परिवार हैं कि माता हैं, फिर माँ से नानी से माँ है, माँ से बेटी है, वो इस तरह का चला आता है। वो तो जा सकती हैं कहीं भी, वो चाहें जब छोड़ दें प्रोफेशन को, अपने घर चली जाएं, गांव देहात में चली जाएं। लेकिन जिनको अभी, तो वो ट्रेंड बदल गया। मैं इसके लिए अपने को भी कोसती हूँ, अपने शहर के लिए, कि शायद मैं वहाँ इतना नहीं करती तो इन्हीं का ट्रेंड चला आता, यही माँ से सब चलता रहता, मातृसत्तात्मक परिवार। लेकिन जैसे ही इनका बंद हुआ, इनको लगा कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो काबिल हो जाएंगे, बाहर की लड़कियां लो, पेशा ही तो चलाना है। तो हमारे जैसे नरपिशाच बहुत पड़े, जो प्यार के नाम पे, नौकरी के नाम पे और घरेलू कामकाज के नाम पे उठा के ले आएंगे, बहला फुसला के ले आएंगे और वहाँ बेच देंगे। तो वो अपनी बच्चियों को क्यों डालेंगे उसमें? और कितने कितने बिकती हैं? बहुत नहीं, वो रंग रूप पर डिपेंड करता है। अच्छा, कि 30-50 हज़ार में बिक जाती हैं, और 1 लाख तो लास्ट है, क्योंकि मनोरंजन के साधन बदल गए। जो जिसके पास थोड़ा सा पैसा है उसको तो मनोरंजन के लिए, अभी मुझे नहीं कहना चाहिए शायद इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन OTT है ना उनके लिए, तो परोसने की सब चीज़।
है ना। उनके पास कौन जा रहा है? कौन? जो पेंटर है, रिक्शा वाला है, सब्जी वाला है, वो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके जो सुबह शाम तक बमुश्किल मेहनत करके 500 रुपये कमाते हैं, वो 250 रुपये वहाँ खर्च करते हैं, क्योंकि उनके पास एकमात्र मनोरंजन ये है। नाचने गाने का पेशा ख़त्म हो गया, क्योंकि टीवी है, सब चीज़ें परोसने के लिए आप गाने सुन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ, तो वहाँ क्यों जाएंगे? और ये जो कोठे होते हैं मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं या नीचे? नहीं, नीचे नहीं, नीचे दुकानें, नीचे दुकान है ना, जिनकी मिल्कियत है। वैसे तो मालकिन वो खुद भी हैं। 3 तरह की होती है कि एक तो वो जो कोठा मालकिन है जिसकी संपत्ति है, वो मतलब नीचे दुकान किसी और की संपत्ति है, उसके ऊपर जो कोठा है वो किसी ये मतलब समझिए कि बसाया ऐसे गया है। काहे उनको इतना बुरा कहते हैं? क्योंकि दुकानदार ने जब दुकान खरीदी होगी तो उसको पता है ना कि ऊपर कोठा बस रहा है। बिल्कुल है, उसको किसी ने, मालिक ने तो बेचा होगा ना वो कोठा, और उसके ऊपर भी है, फिर उसके ऊपर भी है। तो ऐसे एक जगह में 3-3, 4-4 कोठे भी हैं, और एक कोठा मालकिन हो सकती है, बाकी मतलब ब्रथल कीपर हो सकती है। वो जिनको कहना चाहिए कि वो उनकी केयर टेकर है, मतलब किराए पे लेती हैं। सपोज कीजिए आपने ऑफिस किराए पे ले लिया थोड़ी देर के लिए, वो इस तरह की हैं कि वो लड़कियां लाएंगी, वहाँ धंधा कराएंगी, मालकिन को उसका किराया मिलता रहेगा बदस्तूर, रोज़ के रोज़ मिल जाएगा। क्योंकि एक दिन ऐसा नहीं है कि आपने महीने पे ले लिया, ये आप रोज़ाना पे ले रहे हैं। आज आपको कल पसंद नहीं आ रहा, भाई मैं दूसरी जगह ले जा रही हूँ अपनी लड़की, या कोई लड़की नहीं रहना चाह रही इस जगह पे, मैं दूसरी जगह लेके जा रही हूँ, दूसरी जगह चले गए। यानी वो संपत्ति उनकी जो है वो ब्रथल ऑनर है, फिर ब्रथल कीपर है, और फिर वो लड़कियां हैं जो उस धंधे में। बिना फ़ोन के किसी से आप बात नहीं कर सकते, बाहर आप जा नहीं सकते, तो अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो वो कैसे पहुँचते हैं? मालकिन है, उनको बताना। कपड़े बेचने वाले वहीं आएंगे। अच्छा, जो चाहिए उनको, भद्दे से भद्दी ड्रेसेस जो एक्सपोज करें उनको, वो बेचने वाला ऊपर ही आएगा। दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके मेकअप का जो उनके प्रोफेशन का हिस्सा है वो बेचने वहीं के वहीं आएगा। और अगर वो बीमार होती हैं तो एक झोला छाप डॉक्टर भी उनका परमानेंट है जो वहीं आएगा। और किसी ज़माने में एक बीमारी जिसको कहते थे कि वो यौन रोग के नाम से जानी जाती थी, सिफिलिस करके, लेकिन वो धीरे धीरे HIV में तब्दील हुई। अभी इतना तो हमने किया कि लगातार फ्री उनको कंडोम्स दिए, प्रिकॉशन रखने की बहुत उनके साथ जद्दोजहद की। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत करो ये काम, पर अपनी ज़िंदगी बचाओ, ज़िंदगी बचा के करो। तो उनको समझ में भी आया, वो भी वो करते हैं। तो ये सब चीज़ें देने वाले वहाँ ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो 1 रुपए की चीज़ 4 रुपए में उनको बेच रहे हैं। उनको तो आना ही नहीं नीचे। और कितने एज से लेकर कितनी एज तक की लड़कियाँ होती हैं? देखिए 14-15 साल से लेकर, और वहाँ 25 से ज़्यादा का तो कोई पूछ ही नहीं है। आप सोचिए कि आपके पास एक ये माइक है, आप इससे काम कितना लेंगे? कभी तो इसको रिपेयर करेंगे ना, कभी इसमें टेक्निकल खामियां भी आएंगी। वहाँ रिपेयरिंग नहीं है, तो लगातार एक आदमी उसी काम को कर रहा है, तो कैसे उसका जो बॉडी है वो कितने दिन काम करेगी? हमको है इजाज़त कि हम अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें कि नहीं, हमको नहीं ये करना है। उनको नहीं है इजाज़त, उनको हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है। तो 25 से ज़्यादा उस धंधे में नहीं टिकती, फिर वो पिम्प्स हो जाती हैं, ट्रैफिकर हो जाती हैं। कहाँ जाएंगी? कोई उनको बचाने वाला नहीं है, कोई उनकी देखने वाला नहीं है। और मैं सच कहूँ तो एक बहुत घटिया, क्योंकि मैं प्रोफेशनली वहाँ कभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी। मैं देखती हूँ कि लोग प्रोफेशनली आए वहाँ, जिन्होंने केवल उनको भाषण दिए, बड़ी बड़ी बातें कहीं, और ये करो और ये करो, और फिर बाहर जाके मंचों पर कहीं, AC रूम्स में कहीं, किसी ने उनकी हालात नहीं जानने की कोशिश करी। कोई नहीं जानना चाहता कि वो किस स्थिति में जी रही हैं। सब काग भी खराब होते हैं। मेरे नीचे हमेशा होता था, क्योंकि सभी को हम ताऊ जी, चाचा जी ऐसे करके बुलाते रहे, फिर भैया छोटे हो गए। अरे क्यों खराब? बेटा अच्छी लड़कियां नहीं रहती, ऊपर मत देखो, मत देखो अच्छी औरतें नहीं। टचवुड की मुझे कभी कोई परेशानी इसलिए नहीं आई कि पूरा जो नीचे का समाज था वो मेरे साथ था। सब मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मतलब मेरे सोकोल ताऊ जी, चाचा जी, भैया, सब ऐसे करके थे। तो कभी मुझ पे आँच नहीं आई। यूँ तो मेरे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, मगर वहाँ रहते कभी नहीं आया। किसी ने उंगली भी नहीं उठाई, गलत जगह है या कोई ऐसा है, ऐसा तो नहीं हुआ। मगर मैंने बहुत लोगों को देखा और कहा, जो बहुत बड़े समाज सेवी भी बनते हैं, कि एक बार तो देखो। मुझे किसी ने कहा कि भाई एक बार दिखा के लाओ। बोला कि अच्छा मैं चलो किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में तुम्हारे साथ चलूँगा। और शहर के बड़े मुअज्जिज़ आदमी थे,
ऐसे तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया कि जब मैंने एक लड़की रेस्क्यू की, तो मुस्लिम लड़की थी और लड़का हिंदू था, तो हमने कहा ये शादी करना चाहते हैं दोनों, तो आप लड़के की तरफ से रहोगे और काजी जी जो शहर काजी है हमारे वो लड़की की तरफ से रहेंगे। ऐसे करके हमने बुलाया तो वो आए। मैं उनको ये नहीं दोष दूंगी कि वो ऐसे थे, लेकिन वो आए फिर मेरे साथ। मैंने अर्जेंट में उनको फ़ोन किया कि आज मैं एक रेस्क्यू कर रही हूँ और आप आ जाओ, मुझे अभी करना है तुरंत। तो उनका ठीक है पहुँच रहा हूँ मैं। वो पहुँच गए और मैंने कहा ऊपर आ जाओ बिना डरे। वो ऊपर आ गए। आप कैसे सोफिस्टिकेटेड एक जगह पे हो सकते हैं जहाँ लोग आपको गालियाँ दे रहे हों, जहाँ लोग आपको नोचने को तैयार हों, जहाँ आपको इतना गंद कह रहे हो कि तेरी लड़की को यहाँ बिठा दूँ, तेरी बहुएँ यहाँ बैठेंगी, तुझे यहाँ बिठाऊंगी, तो आप क्या सोफिस्टिकेटेड रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो मैं स्वाभाविक है कि मैं उनको टिट फॉर टैट वैसी गालियाँ देती हूँ, जैसी वो देती हैं वैसी गालियाँ मैं मालकिन को देती हूँ। लड़कियाँ मुझे कुछ भी कहती रहें, उन्हें मैं कभी नहीं कहती, सिवा अपने सीने से लगाने के मैं कुछ नहीं कहती। दो तुम्हारा हक बनता है मुझे गालियाँ देने का, लेकिन मालकिन को नहीं। तो वो सज्जन उन्होंने ऐसे करा, इतनी गंदी गालियाँ देती है तू। मैंने कहा तो मांग लो इससे लड़की जिसको मैं लेने आई हूँ, कहो जरा हमें दे दो बहन जी वो लड़की, तुम्हारे यहाँ ज़बरदस्ती है, जरा कहो दे देगी वो। और नॉन स्टॉप मुझे गालियाँ दे रही थी बैठे हुए। मैं कहा फिर भी ले जाऊँगी। मैंने उसको ऐसे करके उल्टे हाथ से एक थप्पड़ मार दिया। आपने कहा ना कि आपने नहीं झेला, तो क्योंकि मीडिया सारा था मौजूद, वो ऐसे कैसी मेरी फ़ोटो छपी, ईटीवी पे चली और लिखा समाज सेवा या गुंडई, है ना। मैं वो कटिंग, मैं कभी उस कटिंग को नहीं हटाती हूँ। ऐसे तो ढेर है, मेरा पूरा कमरा भरा पड़ा है, लेकिन वो मैं बार बार कहती हूँ कि देखो ये है कि समाज सेवा या गुंडई, आओ ना एक बार इस गुंडई को करके तो देखो। एक बच्ची को बचाने के लिए अगर मुझे किसी को जान से मारना पड़ा तो मैं मार दूंगी, मुझे कभी डर नहीं लगा। जिस वक्त मुझे मारा वो परिवर्तन ऐसा था, मतलब मुझे बिल्कुल मार दिया था, मैं जिंदा भी नहीं थी ऐसे समझ के चलो। और बहुत लोहा है पैरों में ये हाथ में, ये सब। छोटी उम्र की लड़कियों के साथ और हाँ, भी गलत किया जाता है। देखिए गलत तो ऐसी हो जाएगा जिसकी बॉडी अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही किसी चीज़ को, कैसे जी इसीलिए मैंने पाएगी? पूछा, जैसे आपने 14-15 साल कैसे जिएगी? आप जब अखबार में पढ़ते हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया, कितना दिल दहलता है। और वहाँ हर रात रेप होता है, एक नहीं 4-4 5-5 लोग, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, 10 से 15 तक आती है। इतना नहीं कमाएंगी तो न मालकिन का दे पाएंगी, ना फिर जो कीपर है उसका दे पाएंगी, ना जो दलाल है उसका दे पाएंगी, ना पुलिस का दे पाएंगी, और ना सो-कॉल्ड समाज सेविकों का दे पाएंगी, किसी का भी नहीं दे पाएंगी। फिर कमाना है उन्हें इतना कि 10 से 15, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाई जाती है उनकी संख्या। तो फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है। लोग कहते हैं बैन है ऑक्सीटॉक्सिन, लेकिन उनको ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है। हर कोई लड़की ऐसी बेच गया, एज तो है उसकी 18-20 साल की है, लेकिन बॉडी नहीं है ऐसी, क्योंकि बहुत गरीब घर की लड़की है और काम के नाम पे लाया गया। उसको ऑक्सीटॉक्सिन नहीं देंगे तो धंधे के लायक ही नहीं, उनका पैसा बेकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रोफेशन दिमाग का, दिल का है ही नहीं, जिस्म का प्रोफेशन है। सरकार मानती है, कानून मानता है, देह व्यापार है ये, लेकिन इस देह व्यापार को कोई कैटेगरी देने को तैयार नहीं है। देखिए मुझे भी लगता है कि कोई भी ऐसा काम होता है, चाहे चोरी चकारी हो या ये हो, उसमें प्रशासन कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है। उनके बिना मिलीभगत के कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस काम में कितना परसेंटेज, मतलब मेरे को तो लगता है कि अगर आपको पता है तो इसका मतलब आपकी तो 90% भागीदारी है उसमें। नहीं देखिए, मैं आपको कैसे बताऊं, ये समझ लीजिए कि ये रास्ता है, ये तो एक आरडी सड़क है जो चल रही है, और ये रास्ता वहाँ जाने का बाजार। ये जो सड़क सामने है, इस सड़क पे ये बिल्कुल कॉर्नर में दीवार के सहारे सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है। अच्छा। सीओ पुलिस का ऑफिस है। उसको दिखने नहीं दोनों तरफ की वो कहते मैडम आपको पता लग जाता है, हमको तो नहीं पता लगता कब लड़की आई है। क्यों नहीं लगता भाई? आँख मूंद के बैठे हो, कबूतर हो के बिल्ली को देख के आँख बंद कर ली, किस चीज़ का पता नहीं लगता? सामने के सामने है। तो वो, और देखिए कानून, सबसे पहले तो कानून को समझ लीजिए। कानून कहता है उनको सेक्स वर्कर, यौन कर्मी। तो मान तो रहे ना आप कि वो वर्कर हैं, फिर उस वर्कर की हैसियत से उनको सारी चीज़ें क्यों नहीं दी जाती? उनके राशन कार्ड दीजिए, उनके आधार कार्ड दीजिए, ये तो सब मैं बनवाती हूँ। उनके नहीं है, उनको वो छिपाती हैं। लिखने दीजिए ना उसमें कि यौन कर्मी। जब उनका कुछ बने, उनका प्रोफेशन पूछा जाए तो लिखिए उसमें सेक्स वर्कर। कानून में तो आप लिख रहे हैं ना, ITP एक्ट में।
कि ये यौनकर्मी है, वो अपनी देह बेच के पैसा कमा रही है, तो प्रोफेशन हुआ ना, तो उस प्रोफेशन को मान्यता क्यों नहीं दे रहे आप? मत मानिए, फिर वो शब्द हटाइए कानून से, कोई आवाज़ नहीं उठती, कोई नहीं कहता, सब ऐसा हो जाता है कि नक्कारा खाने में तूती की आवाज़ है, कोई नहीं सुनता कि क्यों नहीं उनको आप व्यापार आप कह रहे हैं। आप देखिए, आप एक मजदूर को आप कह रहे हैं कि ये लेबर है, मान रहे हैं ना, तो उसके लेबर कार्ड भी बना रहे हैं, ई श्रम कार्ड भी बना रहे हैं, है ना, और भी दूसरी उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं, वो भी तो मजदूर हैं, वो तो मजदूरी कर रही है ना, उनके पास देह है तो देह को करके कर रही है, और वो चाहती नहीं है कि हम अपनी देह का इस्तेमाल करें, वो मजबूरी में वो ला के जबरन लाई गई हैं, आपको पता है कि वो जबरन है, फिर क्यों नहीं होता ऐसा कि भाई आप सुने। कोई वाकया ऐसा है आपकी लाइफ का जिसमें आपने देखा हो कि कोई पुलिस का या फिर कोई प्रशासन का बंदा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ हो आपके सामने? ना मेरे सामने, मैं इस कहने में कहीं संकोच नहीं करती हूँ। ऐसे लड़कियां, एक बेंच पड़ी रहती है, उस पर बैठी थी, लड़की के बाल ऐसे थोड़े से, मैं भी उसके बराबर में बैठी थी, प्यारी सी बच्ची थी वो, तो एक आया लंबा चौड़ा सा, और उसने ऐसे पी कैप लगा रखी सादे कपड़ों में, और उसने उस लड़की के ऐसे किया बालों, उसने ऐसे, थोड़ा मेरे सामने संकोच करती हैं, मालकिन भी करती हैं, ये भी करती हैं, 30 साल बहुत लंबा अरसा होता है, और बिल्कुल एकदम फैमिलियर से हो जाते हैं। फिर उसने दोबारा करा, जब वो तीसरी बार करने, लड़की कसमस आ रही थी, मैंने कहा क्या है भाई, वो लड़की मना कर रही तो हटो वहाँ से, उसकी नाक को नहीं समझते? तो उसने कैब ऊपर कर कहा, अरे मैडम नमस्ते, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा क्यों भाई, कौन हो तुम, मंत्री हो, कहीं नेता हो, कौन हो, तुम्हें पहचानूं? बोले जी मैं यहाँ से हूँ दरोगा जी, पहचानी नहीं? मैंने कहा जूते इतने मारूंगी तुझमें कि भूल जाएगा, और उठा के मैं जो उसके पीछे भागी, वो तेजी से भागा सीढ़ियों से, और 6 फीट का आदमी। मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो बड़े रैंक पे हैं, ऐसे भी लोगों को करती हूँ कि जो अच्छे भी हैं, जिन्होंने मेरा पूरी तरह से साथ दिया है, और हम आपके पीछे करिए जो करना हर हाल में। एक आपने और भी स्टोरी भी मुझे सुनाई थी, वो भी मैं चाहती हूँ दर्शकों तक पहुँचे ताकि पता चले कि प्रशासन कितना जिम्मेदार है इसके पीछे। एक लड़की को माँ बाप नहीं थे, एक एक्सीडेंट में मर गए, और एक लड़की और 2 लड़के थे, मतलब 2 भाई और 1 बहन, मुस्लिम थे। बुआ ले गई, और बुआ इसलिए ले गई कि भाइयों को तो वो अपनी बेटियों से शादी करनी है, कमा के देंगे, घर में तो दामाद आएंगे, इनके यहाँ तो हो जाती है शादी, और बेटी काम करेगी घर का सारा। छोटी सी बच्ची थी, बहुत काम किया, धोबी थे, कपड़े धोती, नहर पे ले जाके घर का सारा काम करती। इस बीच किसी हिंदू लड़के से उसको थोड़ा सा आपसदारी हो गई, 1-1.5 महीना बीता, थोड़ी सी उसने कहा होगा कि मुझे निकाल दे यहाँ से, मुझे बहुत खाना भी नहीं मिलता, पूरा दिन यहाँ रहती हूँ, और तू देख ही रहा है। तो उसने कहा देख सुन, मैं तेरे से, उसने धोखा नहीं किया, उसने कहा देख मैं हिंदू, तू मुसलमान, ये शादी हो ही नहीं सकती, मैं कर नहीं सकता, तुझे ये मार देंगे, मुझे मेरे घर वाले मार देंगे, और ये मेरे घर वाले तुझे मार देंगे, तो देख मैं जो मुझसे मदद होगी वो तू मुझसे ले, मैं पैसा दूंगा, तेरे कपड़े बनवाऊंगा, सब चीज़ जो तू कहेगी, मैं शादी नहीं कर सकता, तू कहेगी ना मिलूं, मैं नहीं मिलूंगा। लड़की ने भी ये बात पे समझौता कर लिया, घर वापस आ गई। कोई सुन रहा था जो और धोबी का होगा कोई मुस्लिम, उसने उस लड़की से कहा कि देख लिया ये काफिर कैसे करते हैं, ये रखता तुझे, ये तेरे वैसे तुझे पागल बना रहा था, मैं तेरे से शादी करूंगा। पागल लड़की उसकी झांसे में आ गई, और वो लड़की मात्र 20 रुपए में बिक गई। मैं उसे आज तक कहती हूँ कि 20 रुपए में, क्योंकि जिस वक्त मैंने उसे रेस्क्यू किया उसके हाथ में 20 रुपए थे। उसका क्या था, उसने एक टिकट खरीदा और कहा कि ये इस बस में बैठ जा, वहाँ उतरेगी, कोई भी रिक्शे वाला पकड़ना, उससे कहना कि मुझे कबाड़ी बाजार छोड़ दे, और वहाँ जो भी कमरा दिखाई दे उस पर चढ़ जाना। ओह गॉड, वहाँ मेरी मौसियाँ रहती हैं। इतनी बेवकूफ़ लड़की को ये नहीं सूझा कि कितनी मौसियाँ हैं तेरी। वो चली गई लड़की कितने और 20 रुपए हाथ में, ऐसे 18-19 साल की थी, 20 रुपए उसके हथेली में बंद, गंदे से कपड़े, एक टूटी थकी सी चप्पल। वो आई, किसी रिक्शे वाले से कहा, रिक्शे वाला छोड़ दिया, वो चढ़ गई। वहाँ पे क्या है कि अब तो बंद हो गया है, शुक्रवार को वहाँ पैंट लगती है उस बाज़ार में, नीचे बहुत भीड़ रहती है। उस दिन भी पैंट लग रही थी, और संयोग ऐसा रहा या उस लड़की का भाग्य रहा कि मैं उस दिन अपने घर गई हुई थी मायके। पैंट मतलब पैंट बाजार, अच्छा बाजार, लोकल बाजार टाइप जैसा होता है। हाँ, लोकल बाजार।
तो हार्ट जैसे मैं अपने घर से आ रही थी, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं दूसरे रास्ते से चली जाऊँ, मैं उसी रास्ते से निकलती हूँ। तो चूँकि पैदल चलना पड़ रहा था, उस हाट में से निकल नहीं सकते, बहुत भीड़ थी। तो जो उनका सबसे प्रमुख दलाल था वो उतर के आया एक जगह से। अच्छा। जैसे ही उतरा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी उससे बोलचाल नहीं होती क्योंकि उसने 10 मुकदमे मुझ पर कर रखे, मैंने उस पर कर रखे। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने नमस्ते की, मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा बहुत उड़ रहा है, एक दिन मैं काटूंगी तेरे पंख, और बहुत जल्दी काटूंगी आजकल में। मैं ये कह के आगे चलने को हुई तो उसने कहा रुको। एक रिक्शे वाले को बुलाया, उसे 30 रुपए दिए। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, ऑफिस जाओ तुम। अरे बहन हो मेरी, आज से शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं ठीक है, मैं चली गई। मेरे से पहले वो ऑफिस पहुंच गया। मैंने कहा भाई अब क्यों आया? मैं इसलिए आया हूँ, एक लड़की है और जब तुम्हें पता है तो अब छुपा क्यों रही हो? उसको ये लगा मेरे छूने से, उसको ये कहने तेरे पंख काटूंगी और आजकल में ही काटूंगी, कि इन्हें शायद पता लग गया उस लड़की का। तो उसने कहा उस लड़की को निकाल लो। मैंने कहा चल मेरे साथ। जब क्यों नहीं बताया मुझे, इतनी दूर आई हूँ फिर जाऊँगी? तो बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे उसकी कीप रहती है। अच्छा। उस कमरे पे नहीं जाऊँगा मैं, आप निकाल लो। मैं चली गई, गंदे से कपड़ों में खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि अच्छा नहीं करा ये? कोई मैं थोड़ी कर लिया कुछ, मैंने तो इसे पैसे भी नहीं दिए, इसके क्या पैसे लूँ, इसके पास कौन आएगा, ले जाओ। मैं लड़की को ले आई, उसका मीडिया ट्रायल कराया, तो तब उसने ये सारी हमें अपनी बात बताई। अब देखिए इसमें पूरा क्या होता है। जब मैं मीडिया ट्रायल करने के बाद में मैंने पुलिस को संपर्क किया कि भाई अब इसका जो भी करना होगा निस्तारण, मुकदमा लिखा जाएगा। दूसरा, मैंने इतने प्रयास किए, उस लड़की का मुकदमा नहीं लिखा गया। मुझे रात के 10 बज गए, 11 बज गए, मैं लिख के दे आई, 2-3 थानों में अलग अलग दे के आई, सीओ ऑफिस में दे के। फिर लिखो ना, लड़की को तो कोई बेचा है, जिसने बेचा है बता रही है ना, तुम इसके खिलाफ मत लिखो इसने कुछ नहीं करा, उसके खिलाफ तो लिखो। और मैंने, हालांकि मैं कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट भी करती हूँ, मैंने कहा उसने मुझे दे दिया ना बच्ची को, बच्ची बच गई, तो उसको तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, उसका तो करूँगी ही नहीं मैं कुछ भी। तो अब लिखो, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया और मुझे मजबूरन उस लड़की को, उसकी बुआ को सुपुर्द करना पड़ा लिखत पढ़त में, लिख के दो कि आज के बाद इसके साथ कुछ नहीं होगा और जब इसका निकाह करोगी तो मैं आऊँगी। कोई पुलिस का मतलब, मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कैसे 200 रुपये पर हेड लेंगे, 10 रुपये नीचे से लेंगे, ऐसा इस पैसे को खा के कहाँ जाएंगे? जहाँ एक औरत, एक अस्मिता तिल तिल मर रही हो, जिसकी इज्जत पल पल लूट रही हो, आप उस पैसे को लेंगे तो कैसे जी पाएंगे? कैसे आपकी अंतरात्मा कहती है कि मैंने खुद अपने सामने देखा कि वो बुजुर्ग रिटायरमेंट के नज़दीक और एक महिला से जिद कर रहे, बच्चा चाहिए, बच्चा दे बच्चा। तो उसने कहा मैं बच्चा कहाँ से लाऊं, मेरे पास क्या बच्चा थोड़ी है। बोले तेरी नातिन होगी, तेरी पोती होगी। तो मैंने उसे बीच में इंटरप्ट करके कहा कि भाई कैसे, कौन बच्चा, तुम्हारे पास बच्चे कहाँ से आए, और बच्चा क्यों मांग रहे हैं ये सज्जन? तो उसने कहा दीदी ये दरोगा जी हैं, वो छोटी लड़की मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊं छोटी लड़की। और वो लगभग 60 के 1 साल बाद रिटायर होने वाले थे। सोचिए, मतलब आप इमेजिन, वो देखिए वहाँ क्या है, मारपीट भी करेंगे, छिनौती भी करेंगे, मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटाएंगे। कौन सा काम है जो वहाँ नहीं होता, जिसे लोग नहीं करते जो पुलिस वाले? ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि आप कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है ये। बस इन लोगों की ज़िंदगी मतलब नरक से भी नरक नहीं आप उसे कह सकती हैं। वैसा जो है वो ऐसा आग है जिसमें पल पल जल रही हैं, जैसे किसी को एक ज्वालामुखी में झोंक दिया गया हो, हर पल जलना है। आप इमेजिन करेंगी कि जीने में से आवाज़ होती है किसी के आने की, और तमाम लड़कियां एकदम ऐसे उठ के भागेंगी और वो खुद को मैं मतलब एक्सपोज करेंगी कि देखो मेरे पास ज़्यादा है, मेरा ये ठीक है, मेरी ये। वो समय आप देख नहीं सकते कि मतलब मर जाने को जी चाहता, अपने औरत होने पे शर्म आती है उस समय। और मुझे उन समाज सेवियों पे भी शर्म आती है जो ऐसे तथाकथित महिलाओं के लिए काम करने का दम भरते हैं। क्या आपके पास लोग कहते हैं, मैं आप सबकी पॉडकास्ट में भी सुनती हूँ, हमने 4000 लड़कियाँ निकाल दी, हमने इतनी नहीं निकाल पाई। मैं नहीं निकाल पाई, मुझे तो एक लड़की को निकालने में 6-6 महीने लग जाते थे। कैसे उस जंजाल से उस लड़की का भरोसा जीतना, उस लड़की को ये कहना कि मैं तेरे साथ हूँ हर हाल में, कुछ भी कैसे सर्वाइव, कैसे रेस्क्यू करती हैं आप? देखिए पहले तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर जैसे ही मोबाइल 98-97 में मोबाइल आए
तो हमको थोड़ा ये आसान हुआ कि हमने नंबर देना शुरू कर दिया। और ऐसे नहीं, खुलेआम नहीं दे सकते, छोटी छोटी पर्चियाँ बना बना के रखी सबके, जितनी मेरे जेंट्स वॉलंटियर ऊपर नहीं जाते हैं कभी, महिला वॉलंटियर्स को मैं भेजती हूँ, और इसीलिए शायद सेफ रहे। तो सब महिलाओं के पास रहते थे जितनी मेरी वॉलंटियर्स हूँ, कि भाई आप अपना नंबर रखें, मेरा भी रखें अपना भी रखें, उसको दें, दोनों तरफ हम नंबर रखते थे। और कैसे उस लड़की को पहले आई कांटेक्ट के ज़रिए करते हैं, क्योंकि ऐसे बैठी लड़की सामने बेंच पे, मैं इधर बैठी हूँ, तो मालकिन से भी नजर, मालकिन मुझ पर कड़ी दृष्टि रख रही है, मैं किसी लड़की को तो नहीं देख रही, और ऐसे में किसी के साथ आई कांटेक्ट करना, सारी लड़कियों को देखना, कौन आप करके देखिए कभी, 100 लोग 10 लोग कहीं बैठे हों यूं ही, तो आपको एक आंख को पहचानने में महीनों लग जाएगा कि कौन सी वो आंख है जो मेरी तरफ देख रही है, या उसकी आंख में एक उम्मीद जगी है। तो मैं कैसे मानूं कि लोग 4-4 हज़ार लड़कियां निकाल चुके हैं। जब एक लड़की वो किसी तरह से आई कांटेक्ट करती है, तो मुझे अपनी आंखों का सहारा लेके ये कहना पड़ता है कि कैसे। अच्छा, बस कोई जवाब नहीं, क्योंकि मालकिन से भी बचना है। लगता है कि लड़की बैठी है सामने, मुझे दिखा, क्योंकि ये तो डीप होते हैं सब, ऐसे निशान पड़े हुए हैं। मैंने उससे पूछा ऐसे, तो उसने कहा ऐसे, मना नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा कि सिगरेट भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, क्योंकि वो नशे वाली सिगरेट भी चाहिए, ताकि कैसे ये कर झेलेंगी? सकें। ताकि वो कैसे झेलेंगी। वो नरपिशाच जो आते हैं ना, वो बीवी नहीं होती उनकी कि वो उनके प्रति सॉफ्ट होंगे, वो अपनी हर तरह की भड़ास निकालने आते हैं वो लोग। उनके लिए वो एक वस्तु है, एक चीज़ है जिससे नोच सकते हैं, रोन सकते हैं, उसको तबाह कर सकते हैं। सोच के देखो कि कितने से कमरे में एक इतना सके में पर्दा लगा हुआ है, एक लड़की का इधर एक लड़की का इधर, और उनके साथ क्या बीत रहा है वो दोनों जानती हैं, मगर शेयर नहीं कर सकती। तो फ़ोन नंबर कैसे देती हैं फिर आप? फिर वो बैठी हैं जैसे, तो कभी कभी मान लो मैंने, अच्छा चलिए, हाँ, कभी नहीं मिलती है मुझसे, मुझे जिस लड़की से आई कांटेक्ट हो गया है, और मैं धीरे से वो पर्चा तो मैं रखती हूँ, जितनी देर बैठी रहूँगी तो इतनी छोटी पर्ची होती है, उसे तो मैं रखती हूँ अपने हाथ में। फिर मैंने उसके हाथ में देखे, बहुत देर नहीं दबाया, मैंने कहा कभी हमसे बात कर लिया, अगर लड़की को ऐसे किया जैसे अंगूठे से, अगर लड़की को लगा कोई चीज़ दी है और उसने मुट्ठी बंद कर ली, तो मैं समझ जाती हूँ कि अब ये मुझे फ़ोन करेगी। और अगर उसने वो ऐसा करके देख के कोई कागज़ दिया छोड़ दिया, वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल स्थिति होती है, क्योंकि वो मालकिन जब तक उठाने आया तब तक मैं उठा लूँ। मैंने कहा ये क्या है, ऐसा जाहिर हो कि जैसे उस लड़की ने कुछ दिया है, और फिर उसे ऐसे ही सोच के मैं तो वैसे ही पड़ा है, ऐसे ही फेंक दूँ कहीं खिड़की से बाहर। वो पल ऐसे होते हैं कि धौंकनी की तरह तो हमारी सांस चले। तो अगर उनके पास फ़ोन नहीं होते, कोई नीचे माध्यम जाती है नहीं ना, हो- अच्छा, जाती नीचे, हैं। हाँ, कभी कभी तो नीचे जाती हैं, किसी काम से गई, मान लो कुछ लेना है, वैसे तो नहीं जा सकती, लेकिन बस सामने की दुकान तक चली जाएं, तो वहाँ से फ़ोन कर लेती हैं। हाँ कर लेती है। क्योंकि इतना समय हो गया था हमें कि दुकानदार मना नहीं करते थे, अगर वो कहें कि उनको करना है, और किसी को नहीं करने देते थे। अच्छा, अगर वो कहें कि भाई उनको करना है फ़ोन, और अगर कस्टमर फ़ोन लाते हैं क्या? कस्टमरों का तो बाहर ही जमा हो जाता है। शुरू शुरू में हुआ कि कस्टमर ले जाता था, उसी के ज़रिए कुछ लड़कियों ने हमें फ़ोन वोन कर दिए, तो भाग निकली वहाँ से, तो वो फिर बड़ी सख्ती हो गई थी। 99-2000 के आसपास बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बाहरी कस्टमर्स के फ़ोन रखाने, क्योंकि ज़्यादातर सब लोगों के पास जब तक हो ही गए थे तो बाहर रखाने शुरू कर दिए, ताकि लड़की को भी कर ना सके कॉन्टेक्ट। तो वो बड़ा मुश्किल काम था। दूसरा ये बहुत होता था कि मान लो एक लड़की कर रही है, आपको फ़ोन कर दिया, उसको इतनी 15-15 साल हो गए वहाँ पे, और अब वो आपके संपर्क में आ गई और वहाँ से निकलना चाहती है। आपको फ़ोन कर दिया उसने नीचे से, आप चले गए, अब क्या रास्ता है आपके पास, कैसे पूछें उससे? बात तो नहीं कर सकते हम, कैसे पूछेंगे? पूछा, सब ठीक है, कब तक करेगी इसे, इतने साल तो तुझे यहाँ पे हो गए, बस छोड़ दूंगी अब। मालकिन कहेगी अभी कैसे छोड़ देगी दीदी, अभी तो इसके बहुत ग्राहक हैं। अच्छा ठीक है, जो ग्राहक है, शादी करेगी, हमसे कौन शादी करता है? मैं कहा मैं करा दूंगी। मालकिन अरे इनसे कौन करे, इन्हें तो शाम को चूना लगा के खिड़की पे झांकने की आदत है, इनसे कौन शादी करता है। और ये फैक्ट है, आप कोई काम करेंगे आपकी वो आदत में शुमार हो जाता है। जो भी आपका जॉब हो, आपका प्रोफेशन हो, आपका कुछ भी, वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। फिर आप उसे चाह के भी नहीं छोड़ सकते। मैं अगर खुद को कहूँ कि मेरा वो प्रोफेशन नहीं था, मेरे लिए वो ये नहीं था कि मुझे कोई सरकार से पैसा लेना है और मुझे इसके लिए कुछ करना है,
कभी नहीं मैंने मतलब धकेली वो मजबूरी में जाती हैं, लेकिन फिर हाँ, चॉइस हो जाती है। फिर चॉइस हो जाती है, क्योंकि कोई रखने को तैयार नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं। मैंने बहुत लोगों से कहा जो कहते हैं बड़े लोग, मैंने कहा अपने घर में बर्तन मांजने पे रखो, रखते हैं ना सब मेड, रखो, बच्चा खिलाने पे रखो, क्यों नहीं रखना चाहते हो? नहीं नहीं, फिर काम उनको कुछ नहीं आता, घरेलू कामकाज के लिए कोई रखना नहीं चाहता, तो क्या करेंगी? एक कोई काम ऐसा बता दीजिए कि इस काम को वो कर लें। और बहुत बहुत ख़राब चीज़ें हुई हैं, मतलब बहुत, हमने बहुत गुहार लगाई इनको काम सिखाया जाए, इनको काम सिखाया जाए, लेकिन हमसे नाम ले लिए गए, 70 80 महिलाओं के नाम लिए गए कि इनको हम देंगे, आउटडेटेड हो गई हैं, और उनका चला गया कि इनका पुनर्वास हो गया। हमें तो पता भी तब लगता है जब संकल्प के पास लेटर आता है कि इनका पुनर्वास हो गया, आपका धन्यवाद। सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ, इतना मैं करती हूँ कि जब वो औरत हैं तो औरत हैं, माँ बहन बेटी तो है नहीं। फिर जब वो चुनाव आते हैं तो जब जाते हैं बहन जी वोट हमें देना हाथ जोड़ के, तो अब हम बाहर बैनर दोनों तरफ लगवा देते हैं कि कृपया वोट के लिए संपर्क ना करें, ऊपर ना आए, बस वोट के लिए कोई नहीं आ सकता वहाँ। कोई ऐसा वाकया है आपकी ज़िंदगी में जिसको सोच के आज भी सिरहन उठती है? हाँ, बहुत है, इतने हैं कि मैं घर से चलती हूँ जब किसी पॉडकास्ट के लिए या किसी और के लिए, तो मेरे और भी साथी सभी कहते हैं कि देखो पर अब जो बीत गया उसे बिसार दो, उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लड़कियाँ ऐसे मेरे जीवन में आई कि जिनको मैं आज भी चाह के नहीं बुला सकती। जैसे सबसे पहले तो वो उसी महिला को जिसको मैं ढूंढ नहीं पाई, मैं उसे कभी नहीं भूल पाती। और मैं एक बात आपके उसके माध्यम से कह रही हूँ कि उस महिला को जिसको मैं ढूंढ रही थी, ये पॉडकास्ट देख के जितने भी हुए, किसी ने मुझे संपर्क किया और कहा मैं वो बोल रहा हूँ, आदमी ने। मैंने कहा बता, मुझे नहीं पहचानी। मैंने कहा भैया पहचान लूँगी, बता दो कौन हो, कि मैं वो हूँ। और भैया कह रहे थे कि आप भाभी की बात कर रही थी उसमें पॉडकास्ट में, भैया एक बार मिलना चाहते हैं। मतलब वो आदमी जो उसे शादी के नाम पे बहका के लाया था, वो मुझसे बात करना चाहता है। मैंने कहा मैं तो जानती नहीं इस आदमी को, कौन है ये, और ना मैं बात करना चाहती हूँ, और दोबारा मुझे फ़ोन भी मत करना कभी। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि मैं एक बच्ची, मैं क्या कहूँ, मतलब 13-14 साल की बच्ची को ले आए, हाई स्कूल के पेपर देने जा रही थी, पहाड़ की लड़की थी। ट्रक ड्राइवर ने कहा बेटा इतनी दूर कैसे जाएगी, मैं तो वहीं जा रहा हूँ, चल मैं तुझे छोड़ दूँगा। नादान बच्ची बैठ गई। बैठ जाती हैं ये लड़कियाँ, कोई भी लड़के पहाड़ के जो फलांग के जाते हैं, इससे अच्छा कि कुछ मिल जाए, तो वहाँ वहीं काम करने वाले हैं, वहीं रोड़ी रेत बदरपुर ढोने वाले ट्रक हैं, दिन रात चलने वाले। बैठ गई और आँख खुली तो यहाँ थी। ओह गॉड। एक और है कि ये पहला बच्चा हो जाने देते हैं ऐसे, जो ज़बरदस्ती की शिकार होती हैं लड़कियाँ, क्योंकि ये कड़वा सच है कि माँ आप हो, मैं हूँ, या वो सेक्स वर्कर हूँ, वो माँ है। फिर बच्चा उनसे ले लिया जाता है ताकि उसके बिना भागी ना। ओहो। कोई माँ नहीं भागेगी बच्चे को छोड़ के, और वो केवल ये इंतज़ार करती हैं कि 200 रुपये हो जाएं, बच जाएं, तो मैं बच्चे को मिल लूँ, क्योंकि उस बच्चे को देखने के लिए, मिलने के लिए 200 रुपये देने। और उस बच्चे का पिता कौन होता है? अब तो मालूम होता है इन्हें, पहले नहीं था। अब तो जैसे प्रिकॉशंस हमने रखे, अब उनको अपनी मर्जी से पता है किसका बच्चा है। एक माँ के 2 बच्चे हैं, 2 बाप हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बास्टर्ड नहीं कह सकते आप। और उस बच्चे का पिता एडमिट करता है? नहीं, कभी नहीं करता। पता है उसे कि हाँ मेरा बच्चा है, नहीं करता है, वहीं पलेगा वहीं बढ़ेगा। अब सोचो कि मैंने उस ऐसी लड़की को तिल तिल मरते अपने सामने देखा, जिसने किसी से प्यार करा, और प्यार करने के बाद ये झांसे में रही कि ये मुझसे शादी करेगा, नहीं की। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी। मेरे सामने वो इतनी खूबसूरत लड़की थी पहाड़ की, और मेरे सामने वो ऐसा कंकाल की तरह से मरी। ऐसे शरीर पे मांस नाम की चीज़ नहीं थी, HIV पॉजिटिव हो गई थी, क्योंकि उसने ऐसे बेतहाशा खुद को खर्च किया, और उसको भी दिया ये रोग, उस लड़के को भी दिया जिसने इसको धोखा दिया कि भाई मैं शादी करूँगा, शादी करूँगा, दिन दिन ये कहता रहा, लेकिन शादी कर चुका था। मैंने उसको, मेरी गलती ये है कि मैंने उसको दिखाया कि देख शादी हो रही है उसकी आज, जिससे तू भरोसा कर रही है। बस उसके बाद उसने जो अपना हाल किया, कभी उसने प्रिकॉशन नहीं लिए। कौन नरपिशाच उसे ये रोग दे गया,
और उसने न जाने कितनों को दिया होगा, उस लड़के को भी दिया। और जिस दिन मैं उससे मिली, उसकी, मैंने और जगह भी शायद ये कहीं बात कही है कि मैं उसकी उस हंसी को कभी नहीं भूली। वो जिस तरह से हंसी कि पहले उसकी तो खबर आ जाए तब मरूंगी मैं। आखिरी सांसें बिल्कुल गिन रही थी जब मुझे उसने बुलाया। और जैसे ही उसके पास किसी का फ़ोन, मैं कहा कौन बताएगा तुझे? मैंने उसकी मालकिन से पूछा कि दीदी कोई है वहाँ, भेज रखा है मैंने, इसकी जान छूटे किसी तरह। वो भी औरत हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसने जैसी वहाँ से खबर आई तो वो ऐसी इतनी तृष्णा से हंसी कि जैसे मैं बता नहीं सकती, वो हंसी मुझे कभी नहीं भूलती। और बस 1 सेकंड में उसका हाथ मेरे हाथ में रह गया। और मुझे लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है जो इतनी सुंदर, गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर सी लड़की, और मात्र 27-28 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गई। तो वहाँ कोई नहीं जाता अपना, वहाँ कोई अपना नहीं है। वहाँ वो हैं जो केवल शोषक हैं। देखिए, आदमी कुत्ता पालता है, उसको भी 100 बार प्यार करता है, 100 बार उसे खाना देता है, 100 बार उसके बारे में पूछता है। वहाँ वो उन्हें पालते हैं, लेकिन कुत्ते से भी बदतर, एक कीड़े मकोड़े से भी बदतर जिंदगी है उनकी। वहीं वो खा रही हैं, वहीं कंडोम फेंक के जा रहा है एक आदमी यूज़ करके, ये फेंका, वहीं वो थूक के जा रहा है, गुटखा थूक के जा रहा है, वहीं खा रही। कोई जगह नहीं है उनके पास, कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो अलग से बैठ जाए, वहाँ वो खा ले, या उनको अधिकार नहीं है कि वो किसी साफ जगह पे जाए। कहाँ है साफ जगह? छोटे छोटे केबिन है, एक इतनी सी चबूतरी बनी हुई है जिस पर उनको बैठ के खाना खाना, उसी पे उनको बाथरूम करना, उसी पे वो बाहर के जो आ रहे हैं वो भी बाथरूम करके जाएंगे, वो भी वहीं कंडोम फेंक के जाएंगे। कैसे इमेजिन करेंगे कि आप कौन कैसे खाता है रोटी, कैसे वहाँ पे रोटी खा सकता है कोई, कैसे अपना पेट भर। लेकिन ये पेट है ना, ये सब कुछ कराता है आदमी से। उन्हें पता ही नहीं होता, जैसे बेलौस खा रही हैं। कभी मैं कहूँगी बेटा देख तो लो, इतनी गंदगी हो रही पहले यहाँ, अच्छा बस इधर हो गई हूँ, नहीं खाएंगी, कहाँ खाएंगी जाके। उस दुर्दशा को किसी ने नहीं देखना चाहा, सरकार, प्रशासन, कोई नहीं। मैं किसी को दोष नहीं देती, मैं तो आम आदमी को दोष देती हूँ जो वहाँ जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारी तो दुकान है, नहीं आएंगे लोग तो हम कुछ और करेंगे। मैं दोष देती हूँ केवल इस समाज को कि आप ना जाएं तो कुछ और काम ढूंढेंगे, कौन है उनके पास आने वाला फिर। लेकिन हर वो आदमी जा रहा है जो बिल्कुल निकृष्ट श्रेणी, जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, वो वहाँ जा रहा है आज। वहाँ कोई रईस लोग नहीं, वो तवाइफों का ज़माना नहीं है, वो फिल्मों में जो आप देखते हैं वो नहीं है वहाँ। हम वो हैं कि जो जिनके हाथ सुबह से पेंट में हुए पड़े, जिनका शरीर बास मार रहा है, जो सुबह से शाम तक मिट्टी गारा का काम करके आ रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। और वो चाहते हैं सबसे सुंदर लड़की कौन सी है उसको लेके जाओ, सबसे भरी पूरी लड़की कौन सी है वो मेरे साथ अंदर जाए। सोचो कि अधिकार नहीं है उनके पास ये कहने का कि नहीं मैं नहीं। दिन में कितनी बार? 10 से 15 लोग उन्हें करने पड़ते हैं। इससे कम में तो उनको रोटी भी नहीं मिलेगी। उन्हें अपनी रोटी भी खानी है, उन्हें पुलिस का भी देना है, उन्हें मालकिन का भी देना है, वहाँ जो किराया है उसका भी देना है, फिर एक जो पिम्प्स होते हैं उनका भी देना है। और उधार में मेकअप का सामान लिया जाता है, वो 3rd क्लास का मेकअप, वो भी उसका भी पैसा देना होता है। उधार में कोई हारी बीमारी हो गई, वो भी सब उधार चलता है। तो ये, और जो एक उनको, और मतलब कुछ पता नहीं, वो मुझे आज तक भी पता नहीं लगा, मैं शायद उसको समझ नहीं पा रही। कुछ दिया जाता है कि वो हर रोज़ दी जाती है, वो कहती है मल्टीविटामिन की गोली है ताकि स्वस्थ रहें। पता नहीं वो क्या गोली है, मुझे कभी नहीं, वो उनको रोज़ दी जाती है, रोज़ सुबह, हर सुबह दी जाती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो शायद कोई ऐसी चीज़ है स्टेरॉइड टाइप की, जैसे स्टेरॉइड हो कुछ, कि जिससे उनको दर्द ना हो, उनको पीड़ा ना हो, एहसास ना हो, या कोई नशे जैसी चीज़। मतलब बॉडी के साथ पूरा एक्सपेरिमेंट बॉडी के साथ होता है। जैसे कि आपने बताया कि 25-26 साल के बाद तो बिल्कुल ही, तो हाँ, फिर उसके बाद ये लड़कियां कहाँ जाती हैं, या जब बूढ़ी हो जाती कहाँ जाती हैं? मुझे लगता है इनकी उम्र भी बहुत छोटी होती होगी। देखिए ये तो टिट फॉर टैट है, आप जो देंगे वही तो लौटाएंगे आपको। उसके बाद वो दलाल हो जाती हैं, ट्रैफिकर हो जाती हैं, लड़कियां फंसा के लानी अपने एरिया से हो जाती हैं। नेपाली लड़कियों का क्यों ज़्यादा बढ़ा हुआ है? क्योंकि नेपाली लड़की जो आउटडेटेड हो जाती है, मतलब एक तो वो देर से आउटडेटेड होती है, क्योंकि उनकी फिजिक ऐसी होती है, उनके कम झुर्रियाँ आती हैं, कम देर से वो हो जाता, तो वो वहाँ से लाती हैं लड़कियाँ, देखो मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, तुम भी कमाओगी, वो ले आती हैं, तो वो ट्रैफिकर हो जाती हैं।
वहाँ मालकिन ब्रथल कीपर बन जाती हैं कुछ, जो अब मतलब लड़कियां ला के वहाँ उनसे धंधा कराती हैं, उनका पैसा उनको मिलने लगता है। तो ज़्यादातर इस तरह से। और कुछ जो बहुत ज़्यादा जब वृद्ध हो जाती हैं तो घर तो उन्होंने बनाई रखे हैं, वहाँ रहने लगती हैं, अपने जिस भी हाल में मर जाएं तो मर जाएं। लेकिन कुछ लोगों का वर्चस्व रहता है केवल, कुछ वहाँ भी एक अपना वर्चस्व है कि ये लोग हैं तो यही करेंगे जो भी करेंगे, उनके बिना कोई नहीं। वही वहाँ की मालकिन है, उनके बिना पत्ता नहीं हिलेगा, जो वो कह देंगी वही होगा। जिनके बच्चे वहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो पहले प्रेग्नेंट करताती हैं, हाँ, तो बच्चे वहीं बढ़ते हैं। देखिए कुछ चेंज ये पिछले मैं समझती हूँ कि शायद 2020 के बाद हमने एक शुरुआत की कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारी तरफ कभी मुड़ के देखूंगी नहीं। और शायद इसीलिए मैं इतनी कम लड़कियां रेस्क्यू कर पाई। पर इन बच्चों को पढ़ने दो। हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास खर्चा नहीं है, मत दो, मैं लोगों से मांग लूँगी, कोई बात नहीं, जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूँगी, और लोगों से मांग लूँगी मैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, और मुझे घमंड भी है कि वहाँ 99% एजुकेशन है। एक भी बच्चा वहाँ बिना पढ़ा लिखा नहीं है। MCA MBA तक बच्चों ने करे, लड़कियों ने भी, लड़कों ने भी करे हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रही हैं। अभी एक लड़की का गवर्नमेंट जॉब में बैंक में हुआ है, तो दुबई में काम कर रही है एक लड़की, और उसका भाई भी, दोनों मतलब बहुत बच्चे एकदम अपने आप। और वो अपनी माँ को भी, एक लड़के को भी BTech कराया, और फिर उसके बाद में अभी उसको एक शोरूम खोल के दिया उसकी माँ ने। उसकी इच्छा थी कि मैं नौकरी ना करूँ और मैं कुछ ऐसा करूँगी, शोरूम खुलवाया उसको। तो बच्चे वहाँ 99% वहाँ एजुकेटेड हैं आज। अभी जैसे इस साल मेरे पास अब 17 बच्चे हैं, और मुझे तो मांगने में कोई संकोच होता नहीं। मैं तो कह देती हूँ कि मांग दे दो, जो भी तुमसे हो सकता है। एक बच्चे का उठा लो, नहीं उठा दे, एक बच्चे का 1 महीने का उठा लो, मत 2 महीने का, कोई भी, तो मिल जाते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है, थोड़ी समय लगता है मुझे मांगने में, पर हो जाता है। और इसलिए बच्चों की तो मुझे समस्या नहीं है, बच्चे तो पढ़ेंगे ही। वो अब इतनी जागरूक हो गई कि जो वहाँ पे जब रन भी लाई गई थी, वो भी कहती थी, दीदी मेरा बच्चा 3 साल का होने जा रहा है, एडमिशन करा देना अब इसका। ये मेरे लिए बहुत सुखद है, बहुत ज़्यादा, कि एक बदलाव तो आया। वो वहाँ से नहीं निकल पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे के लिए कर रही हैं। कि बच्चे के लिए भी एक्सेप्ट करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बच्चे का देखिए, मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करती। उन कॉलेजेस से अच्छे दी बेस्ट में पढ़ाती। मैं सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रही हूँ बच्चों, किसी को भी नहीं। अच्छे स्कूल्स में हॉस्टल फैसिलिटी हो जहाँ, वो वहीं रहें। और माँ को मिलने के लिए मैं बस सिर्फ एक बार परमिट करती हूँ कि नहीं, तुम नहीं, मैं हूँ, जब कोई दिक्कत होगी तो मिलवाऊँगी, छुट्टियों में आएगा, तुम्हारे पास अलग घर में रखो, उससे पहले नहीं। बच्चे प्यार करते अपनी माँ से। हाँ, बता के भेजते हैं, छोटे को नहीं। जो बड़े होते हैं, मैं धीरे धीरे जब भी उनके साथ काउंसलिंग सेशन में रहती हूँ हमेशा, तो बताती हूँ बेटा माँ से कभी नफरत मत करना, यही असली माँ है जो तुम्हारे लिए केवल वहाँ झेल रही है। तुम यहाँ हो, वो इसलिए वहाँ है। अच्छा, ये जो हम लोग, अब क्योंकि आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए भी काम करती है, ये जो बच्चे हम लोग देखते हैं रेड लाइट्स पे भीख मांगते हैं, ये भी क्या कहीं ना कहीं इस चीज़ के शिकार होते हैं? बिल्कुल। मेरे पास जो अब 17 बच्चे, उनमें से केवल 3 बच्चे सेक्स वर्कर्स के हैं, बाकी ये बच्चे हैं मेरे पास अभी, जिनकी मैंने वीडियो भी डाली है कि मैंने कहाँ से बच्चे उठाए हैं। मतलब एक माँ जिसको पता ही नहीं है, देखिए खाली वो लाए हुए बच्चे नहीं है। एक माँ की मैंने वीडियो डाल रखी, पता नहीं आपने देखी नहीं, कि उसको 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और मतलब बड़ी बड़ी सी आंखें हैं, तो सांवले से प्यारे से 2 बच्चे, और कोई वो नहीं, यहाँ भीख मांगी वहाँ भीख मांगी। 5-5 6-6 साल के बच्चे हैं। तो मैंने कहा तू इतना क्यों ऐसे कंबल वम्बल सब डाल रखे हैं? तो वहाँ सामने एक औरत सोई हुई थी, वो उठ के आई, हाँ बताओ क्या पूछ रही। मैंने कहा ये ऐसे क्यों कंबल वम्बल डाल रखा है, गर्मी हो रही है अब तो बोली ना इसके तो बच्चा हुआ है ना जी अभी। फिर वहाँ एक औरत खड़ी थी बस की इंतजार में, उसने कहा जी इसको तो अभी बच्चा हुआ है, और वो बच्चा कहाँ गया, दिख नहीं रहा। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? बोली तो पागल है, इसे ना पता कहीं फेंक आई ये बच्चे को। नहीं फेंक के नहीं आई, वो फेंक के नहीं आई, 100% उस औरत ने किसी को बेच दिया। कह रही मेरी बहन के पास है, मेरी बहन ने रख रखा है। लेकिन अगर आप अब ध्यान देना, जब आप लोग कभी रेड लाइट पे पहुंचो, एक बच्चा कंधे पड़ा रहता है, बिल्कुल, और वो ना रोता है, ना पानी मांगता है, ना चिल्लाता है, ना माँ का दूध मांगता है। 100%। पूरा दिन आप देखिए उसे, वो नशे का शिकार होता है बच्चा, क्योंकि उसको देख के ज़्यादा देंगे। भूखा जी, रो भी नहीं पा रहा, 10 रुपये दे दो, ये वो बच्चे। और क्यों मैं मानूं कि वो उसका बच्चा है? एक माँ इतनी निर्दयी तो नहीं हो सकती, क्यों मैं मानूं?
इतने जो हज़ारों बच्चे, जो हमारे आंकड़े कहते हैं कि हर 1 घंटे में 2000 बच्चे गायब होते हैं, जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, तो वो बच्चे कहाँ हैं? मैंने एक छोटा सा एक प्रयोग किया, यूनिसेफ के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट में हामी भरी। मैं आपके साथ काम, मुझे हमेशा उनका काम अच्छा लगा, और मैंने 10 महीने में 3000 बच्चे आइडेंटिफाई किए जो घर से भागे हुए थे, बिछड़े हुए थे, उठा के लाए गए थे। 3000 बच्चे घर भेजे, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहती हूँ। और सब रेलवे स्टेशन के, 5 रेलवे स्टेशन, केवल गाजियाबाद से लेके और सहारनपुर तक के 5 जगह के बच्चे हमने भेजे, और जिसमें जीआरपी ने, मैं सैल्यूट करती हूँ जीआरपी को, जीआरपी हमेशा इसमें हमारे इन ऑपरेशंस में साथ रहती है। और वो बच्चे तो सोच के देखिए कि वो इतने नन्हे बच्चे कि जो बता भी नहीं पा रहे थे, लेकिन हर थाना, हर जगह हमने पूछा कोई बच्चा खोया, कोई बच्चा खोया। ऐसे बच्चे, मतलब इतने मार्मिक बच्चे हैं वो, मतलब मैं उनकी कहानी भी कभी शेयर नहीं करना चाहती, दिल से लगाती हूँ बस। और अब जो वो दोनों बच्चे मेरे लिए, कोई माँ को पता नहीं, कोई नहीं, मैंने कहा मैं इन बच्चों को लेके जाके एडमिशन करा रही हूँ। और जैसा कि हम सुनते हैं कि बच्चों के हाथ पैर काट देते हैं, भीख मंगवाते हैं। देखिए अभी तक ये मेरठ में तो ऐसा नहीं कोई आया, लेकिन मुझे हमेशा मुंबई जैसी जगह में ज़रूर लगा कि क्यों इतने ऐसे बच्चे बैसाखी लिए कैसे जा रहा है। झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है कि वो बैसाखी सचमुच में ले रखी, हटा के तो नहीं देख सकते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि एक बच्चा, हमें अभी मैं मुंबई गई थी तो उस बच्चे का कान कट रहा था नहीं, तो बिल्कुल नहीं था। तो मैंने पूछा बेटा ये तुम्हारे पैदाइशी नहीं है? नहीं, कट गया। मैंने कहा ट्रेन में कट गया, बस ऐसे कहकर फिर भीख मांगने चल दिया। तो क्यों मैं मानूं कि उसका ट्रेन में कट गया? कैसे ट्रेन में क्या चाकू लग रहे थे कि कट गया? कैसे फिर ये ठीक हो गया? मतलब खाली वो ऐसी जगह हुई वहाँ, तो कैसे हुआ? उंगली कटी हुई है एक बच्चे की ऐसे, मुझे इस पे मुरादनगर हाल्ट पे वो बच्चा मिला, तो कैसे ही बच्चे की उंगली कटी हुई है सारी, और बस यूं ही करके मांग रहा था सबसे, उसी हाथ को दिखा के। यहाँ ठीक था उसका, लेकिन वो सीधे हाथ को दिखा के मांग, मेरा सीधा हाथ है, मैं काम नहीं कर सकता। 12-13 साल का बच्चा नहीं, किसी का काम। अजीब बात है, पूरे देश में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कानून केवल मुंबई में है, महाराष्ट्र में कहीं है ही नहीं, बेगर्स एक्ट। तो लेकिन ये बहुत निर्दयता है, बहुत निर्दयता की जाती है कि एक बच्चा मेरे पास जीआरपी ने भेजा, 3-3.5 साल का बच्चा होगा, मैं उसे आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाई कि इसका घर कहाँ है। वो फिर बाल गृह में गया, तो वो बच्चा मेरा जैसे ऐसे साइड में कंप्यूटर रखा था और उसके पास उसको साफ़ करने को पीछे को कपड़ा लगा देते थे बच्चे, तो वो कपड़ा निकाला उसने, उस बच्चे ने, वो ऐसी कंप्यूटर टेबल के बराबर में एक लंबी बेंच थी, उस पर वो बैठा हुआ था, और उसने वो धीरे से निकाला और वो ऐसे पूरा मुँह में ठूंसा और वो सो गया। मतलब मेरा दिल दहल गया, मैं सच बताऊँ, क्योंकि वो थिनर लेते हैं मुंह से, तो उसने सोचा इस कपड़े में भी होगा। अभी उसे पता नहीं है, वो सोचता है कपड़े में नशा है, तो उसने अपना मन समझा लिया और वो सो गया, उस कपड़े को मुंह में ले। तो मुझे नहीं समझ में आया मैं इसका माँ बाप कहाँ से ढूंढूं, हालांकि मैंने बाल गृह में उसे दिया बच्चे को, मगर और समय रहते दिया कि वो शायद और नशे में पड़ जाता। वो सस्ता मिलता है 30-35 रुपये में, वो थिनर, उसके सफ़ेद हाथ हुए रहते हैं, कपड़ा गंदा सा लिया कोई भी, उस पर पूरा थिनर डाला, पूरा दिन सूंघते उसे, भूखे पैसे काट देंगे टाइम और मर जाएंगे ऐसे। हाँ, कौन सा बच्चा, कौन, जब कहते हैं ना लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे हंसी आती है। नहीं है, उनकी तरफ किसको नहीं दिखते ये बच्चे निकलते हुए? दिल्ली जैसी जगह में क्यों नहीं दिखते जहाँ पूरी सरकार बैठी है? क्यों नहीं दिखता हर चौराहे पे बच्चा आते जाते? आपके बंद शीशे, आपकी बंद गाड़ियाँ, बस आप लग्जरी देख रहे हैं, आप अपना सिक्योरिटी, अपना प्रोटोकॉल ये देख रहे हैं। सड़क के बच्चों का प्रोटोकॉल भी तो देखिए, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो उंगली का एक हल्का सा कट भी लग जाए, सोचिए आप। और जब एक छोटी सी बच्ची मुझे कह रही, मैंने पूछा बेटा तुम कहाँ से आए हो? मेरे गाँव का नाम पाली है, और मैंने कम से कम 20 पाली खोजे होंगे, नहीं मिले। राजस्थान में खोजे, ये आगरा के पास, मेरठ के पास, फरीदाबाद के पास, फैज़ाबाद, लखनऊ के पास, किसी पाली देखते ही कहती थी नहीं ये नहीं है मेरा गांव, ये नहीं है। और जब मैंने उससे पूछा कि तू अपने मम्मी पापा का नाम, मैंने कहा मेरे मम्मी का नाम राधा, मेरे पापा का नाम आशीष। फिर मैं बहुत 3 महीने हो गए उसे हमारे पास, गोल मटोल सी बच्ची। मैंने कहा बेटा कभी कभी तुम कुछ और भी कहती हो? बोली ना बताऊँ, मेरे वो राधा मम्मी और आशीष पापा नहीं है। मैंने कहा और?
बोले जब मुझे देखना कोई ऐसे करता है, ऐसे मासूमियत से पूछा, कोई ऐसे करता है कि सामान पहले उतार ले, बच्चे को छोड़ दे। मेरे पापा का नाम तो कल्लू है और मेरी माँ का नाम सविता है, और देखना सामान उतार गए, ट्रेन चली गई और मैं उसमें रह गई। फिर मैं यहाँ उतर गई तो मैं यहाँ रात को एक अंकल सो रहे थे, उनके पास सो गई। फिर वो उठा के अपने घर ले आए, तो मुझसे काम कराते थे और कहते थे बाहर कहना कि मम्मी पापा हैं मेरे ये। फिर मैं वहाँ से भाग गई, फिर आप लोग ले आए मुझे। तो राधा और आशीष वो हैं, और हमने 3 महीने में खोजे। और सोचो कि उसने अपनी माँ को ऐसे ऐसे करके मारा उसकी गोद में चढ़ के, कि ऐसे छोड़ते हैं अपनी बच्चों को। अभी हाल ही में आपने देखा ना, वो बरेली का भी एक बच्ची को खुशबू जो है, तो वो भी लगभग ऐसी ही कहानी है कि मैं तो कहती हूँ, जब आपने तो अभी असलियत बताई कि रेड लाइट पे जो होते हैं वो कैसे आते हैं, मुझे तो ये लगता था ये बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं जब आपसे नहीं संभाले जाते, तो पैदा ये तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य वाली बात थी कि भाई मैं भी माँ हूँ, तो अगर बच्चों को इतनी सी खरोंच पे आ जाए तो मतलब लगता है कि यार कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसे हाथ काट देना या बच्चे को कुछ नशीला पदार्थ, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते। तो वो क्यों उनके बच्चे होंगे, कोई माँ नहीं सोच सकती। नहीं, मुझे लगता कि वो उनके बच्चे हैं। क्यों चौराहों पे इतनी भीड़ बढ़ रही है? बिल्कुल। और हर किसी को जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, मुझे लगता है कि ये चीज़ गौर करने वाली है, क्योंकि हम लोग कभी नहीं सोचते इस बारे में सोचते ही नहीं है। सोचिए। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि अरे आप नहीं कर सकते। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं हर आदमी से कहती हूँ कि मुझे आप सूचना दे दें, इतना तो कह सकते हैं। मैं कुछ भी करूँगी जो भी मुझसे हो सकेगा। मैं एक बच्चे को उसका घर दिलाने की कोशिश करूँगी, बेटी को उसका घर दिलाने की कोशिश करूँगी। पर आप कह तो सकते हैं, बता तो सकते हैं। हर दिन आते जाते अगर आपको सेम एक जैसा बच्चा दिख रहा है, एक जैसी बच्ची दिख रही है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 14-15 साल की लड़की, और वो रात को सड़क पे सो रही है, नरपिशाचों से बची हुई है, घर में रेप हो रहा है, बच्ची को उठा के रेप हो रहा है, तो वो सड़क पे बची हुई है। कोशिश करिए एक घर देने की। बिल्कुल। और आपकी और मेरी जो बात हो रही थी कि ये चीज़ें अब थोड़ी सी जो हैं अपग्रेड हो रही हैं मेट्रो सिटीज़ पे, वो उसमें मैं चाहूँगी आप देखिए। पहली बात तो ये है कि उनको हम कह रहे हैं खराब औरतें हैं जो ज़बरदस्ती लाई गई हैं, जो मात्र 200 रुपये अपने बच्चे से मिलने के लिए पूरा दिन खप रही हैं, जो रोटी खाने के लिए 50 रुपये के लिए खप रही हैं, और दूसरों को कमा के देने के लिए खप रही हैं, और जो खुद से लग्जरी जुटाने के लिए, आपके पास एप्पल फ़ोन हो, आपके पास घर में 4-4 AC हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, नई आ गई तो पुरानी निकाल दो, नई गाड़ी हो, सिगरेट शराब हो बेहतरीन वाली, उसके लिए केवल आप अगर अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा नराधम कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा निकृष्ट कोई नहीं है। मैं कम से कम उन औरतों को कहना चाहती हूँ कि कम भारतीय औरतें हैं आप। हो सकता है मैं ख़राब बात कह रही हूँ, हो सकता है मैं पुरातनपंथी हूँ, लेकिन आप अपने समाज, अपनी संस्कृति, और आप खुद से ढो रही हैं खुद को। एक समय आएगा जब आपको लगेगा आपको सैकड़ों बीमारियों ने घेर रखा है, और अब कोई नहीं है जो आपके साथ मेकअप करना चाहता हो, अब कोई नहीं है कि जो आपको पूछना चाहता हो, तब आप कहाँ जाएंगी? एक औरत जो घर में रह रही है, जिसका वो केवल इसलिए नहीं रह रही कि उसको एक शेल्टर चाहिए, वो इसलिए रह रही है कि यहाँ मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, या मेरा घर है, ये मेरा अपना है। लेकिन आज नहीं है। 4 दिन में आप 2 दिन शादी को नहीं हुए, तीसरे दिन आप थाने पे हैं। मुझे, मेरा शरीर है, मैं किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकती हूँ इसे। कहाँ है? किस चीज़ को कर रही हैं आप? मेरी तो, मैं हाथ जोड़ के उन बच्चियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा समझो, अपने आप को समझो। ये जो मर्द जात है ना, ये आपको उकसाएगी, ये आपको उकसाएगी कि आप अपनी जिस्म की मालिक हैं, आप जो चाहे करें, मगर आप उस उकसावे में मत आइए। अपने आप को, अपनी संस्कृति को मत बचाइए, संस्कृति को, अपने आप को तो बचाइए। हम उन्हें वेश्यावृत्ति, और मैं मानती हूँ ये बड़ी वेश्यावृत्ति है। हो सकता है मेरी बात खराब लगे, हो सकता है लोग ट्रोल करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वेश्यावृत्ति ये है जो आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, वो वेश्यावृत्ति नहीं। क्या आपने कभी उस पर भी गौर किया, जैसे आजकल सस्ते में कुछ कमरे मिल जाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो कर रही हूँ उस पर, मैं तो खुल के कह रही हूँ। मुझे पता है कि लोगों ने मुझे कहा है कि वहाँ से तो बच गई, ये बड़े लोग हैं, ये नहीं बचेंगे। खुल के कह रही हूँ कि होटल हैं जो घंटे के हिसाब से मिल रहे हैं। कॉलेज की लड़कियाँ आती हैं, मुँह बांध के आती हैं, मेरठ जैसी जगह में वो पैर पसार चुके हैं। नोएडा में आप गलियों में देखिए, आप एक फ़ोन नंबर लिखा होगा नीचे, देखा है ना? तो ये क्या है? ऐसे होटल्स का मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसे प्रचार हो रहा है।
बोर्ड लगे भी नहीं देखे मैंने तो होटल्स के, फलाना होटल वहाँ। इतना तो हो गया कि कोई ढाबा है हाईवे पे है तो ताकि लोगों को पता लग जाए भाई थोड़ी दूर है, वहाँ खा सकते हो तुम। लेकिन ये नहीं देखा कि और बस एक नंबर, यानी आप जा सकते हैं 1 घंटे के लिए, आपकी कोई आईडी नहीं मांगी जाएगी, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा इस बारे में। और आप किसी भी कॉलेज की लड़की को फंसा के लाइए, गर्लफ्रेंड बनाइए और आ जाइए, कल किसी और को भी ले आइए। कैसे मतलब, और वो लड़कियां क्या केवल 1000-2000 रुपये जरूर उनको देता होगा जो भी लेके आ रहा है, और बस आपने अपनी लग्जरी जुटा ली, माँ बाप के बिना जुटा ली। माँ बाप भी नहीं पूछ रहे हैं कि कहाँ से आया तुम्हारे पास ये फ़ोन, कहाँ से तुम तरह तरह की ड्रेसेस पहन रहे हो। बिल्कुल सामान्य भी रह सकते हो, लेकिन नहीं। तो मैं तो ये सोचती हूँ मेरा घर भी गंदा हो रहा है कि जो मेरे शहर में फैल रहे हैं, मरते दम तक ज़रूर इसको ख़त्म करके रहूँगी। और मैंने बहुत सारी रेड करा भी दी है इस बीच। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि जो आप काम कर रही हैं ना वो बहुत चुनिंदा औरतें ही कर सकती हैं। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने इतनी सारी चीज़ें सुन ली, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी, मैं नहीं जुटा पाऊंगी। और घर का सपोर्ट तो अलग चीज़ है, लेकिन पहले तो आपको खुद को ही मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पे तरह तरह के कलंक भी लगेंगे। बिल्कुल, आप वहाँ पर जाएंगी, आप बैठेंगी, आप जिस तरह से कहानियाँ सुना रही हैं, तो अब जाहिर तौर पर वहाँ पर जाके आपने रिसर्च किया होगा, देखा होगा। कितनी बार आप पर कलंक लगे? नहीं, मुझ पर कलंक इसलिए नहीं लगे कि मैं एक सामान्य महिला हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं एक बिल्कुल सामान्य महिला हूँ। मुझे नहीं आता कि हाई फाई बन के कैसे रहा जाए। मैं एक देहाती फैमिली की बहू हूँ, देहाती फैमिली की बहू, बेटी हूँ। मुझे हमेशा याद रहा मेरे फादर की क्या इज़्ज़त है, मेरे ससुर की क्या इज़्ज़त है, वो हमेशा याद रहा। दूसरी बात, मैं जब भी नीचे निकलती, मैं आपसे भी कहती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ, रिश्ते बनाने मत भूलिए। अब भूल गए हम। मैं आज भी पसंद नहीं करती कि मुझे कोई आंटी कहे, मैं नहीं कहती। आप मेरा रिश्ता जो लगता हो, ताई जी लग सकती हूँ मैं, चाची लग सकती हूँ मैं, दादी लग सकती हूँ, अम्मा कह सकते हैं आप मुझे आंटी कहना पसंद नहीं है। और वही मेरा था कि मैं जाती, मुझे किसी का भी दिखे, चाचा जी नमस्ते, भैया नमस्ते, अब भी करती हूँ। बड़ी हूँ लेकिन अब भी करती हूँ। जो मेरे भाई जैसे हैं, भाई कहती हूँ उन्हें, उनको पता है। तो मेरे भाई जब इतने सारे हैं तो मेरी तो हमेशा ख्याल रखेंगे ना। क्रिटिसिज्म तो हुआ होगा बहुत बहुत। मैंने कहा ना कि अखबारों ने लिखा कि समाज सेवा या गुंडई है ना, क्रिटिसाइज भी लोगों ने किया। लोगों ने कहा भी यार ऐसा नहीं है, वो पैसे तो इनको देती होंगी, लेकिन बदले में लोगों ने कहा कि लिखा कि संकल्प, अगले ही दिन लिखा लोगों ने, संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल, ऐसा भी लिखा। क्योंकि उन औरतों ने विरोध किया। जब भी कभी कोई इल्ज़ाम लगा तो उनमें से जो औरतें मेरी धुर विरोधी थी वो सामने आई और उन्होंने कहा कि कोई कह के तो दिखाए उनको। वो हमारी चाय पीती हैं मांग के, और मैं पीती हूँ। मैं चाय पीती नहीं हूँ, जनरली कम पीती हूँ, लेकिन वहाँ जाऊँगी तो मैं कह दूँगी भाई, वो नहीं तो वो कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगी, मैंने कहा वो मैं पीती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ चाय ले आओ भाई, और बनाती तो तुम हो नहीं, बाहर से लाओगी। पीती हूँ मैं ज़रूर। हाँ, मेरे कभी वो कोई ओकेज़न उनके यहाँ हो, दीदी आपके लिए एक साड़ी लाएँ, हाँ अच्छी सी लाना भाई, कॉटन की लाना, बस मैं और कुछ पहनती नहीं हूँ। मैं लेती हूँ उनसे, ये कोई चोरी नहीं है, सबको पता होता है ये फलानी नहीं दी, ये ढिकानी नहीं दी। और मैं बड़े सहेज के रखती हूँ कि ये उनकी दी हुई है। पहनती हूँ तो मुझे याद आता है ये उसने दी। वो मेरे ख्याल में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी बना। फ्रेंडली भी नहीं, मैंने उनका नुकसान नहीं किया, नुकसान नहीं किया ना उनको एक राह दिखाई, इस पे चलो, ये ज़्यादा अच्छी। जब भी आपने किसी को रेस्क्यू किया है, क्योंकि पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, मुझे तो लग रहा है बातें करती जाऊँ जब भी आपने किसी का रेस्क्यू किया तो याद है वो मोमेंट, आपको गले लगाया हो और खूब रोई हो, ऐसा कोई मोमेंट? हाँ, ऐसा बहुत हुआ कि जब वो लड़की निकली, वो नेपाली लड़की थी, और हमको तो नेपाली भाषा आती नहीं थी, पर हमने उसका एक नेपाल माइती संस्था के साथ भी मैं काम करती हूँ, उनमें से एक वॉलंटियर उनका आया हुआ था। मैंने कहा भैया कोई लड़की यहाँ संतली नहीं बोल रही है, तुम बोलो इसके पीछे जा किसी के। तो उसने एक के पीछे वो चौंकी एकदम। मैंने उसको तुरंत ही ऐसे कर लिया, और वो ऐसे होते होते ना नीचे बैठ गई, मैं भी उसके साथ साथ नीचे बैठ गई। तो उसने मुझे कहा कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा बेटा इनके पास है। मैंने झूठ बोला मैंने कहा बेटा वो तो ले आए हम नीचे सीओ साहब के हैं, आ जा। वो खड़ी हो गई। फिर मैं एक काम करती हूँ कि मैं खड़ी हो जाती हूँ कि सोचो ये एक अम्ब्रेला है, जिस किसी को ये अम्ब्रेला की छड़ियाँ पकड़नी हो पकड़ लो, यही समय है, निकल जाओ, आ जाओ। तो वो बहुत बदतमीज़ी की मालकिन ने मेरे साथ उस समय, पर मैंने, वो लड़की मुझसे ऐसे चिपटी हुई थी, उसने मुझे छोड़ा नहीं एक सेकंड के लिए भी, बिल्कुल ऐसे, और पकड़े रखा मुझे। लेकिन नीचे पहुँचते ही किसी ने ये कह दिया, पता नहीं किसने कहा कि बच्चा लेने कौन जाएगा अब।
मैंने कहा बच्चा भी आ जाएगा यार, यहाँ मत कहो। वो सुनते ही वो वापस जो भागना शुरू किया, वो हमें सबको पकड़ के ऐसे हो गया कि जैसे चोर सिपाही हो रहे हों, और उस लड़की को पकड़ा, बेटा बच्चे को मैं ला के ही रहूँगी, नहीं तो तुझे वापस छोड़ दूँगी, नहीं मेरे बच्चे को मार देंगी ये। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं मारेगा। मैं फिर से गई, मैंने कहा 2 घंटे में अगर बच्चा नहीं आया, करती हूँ मैं बदतमीज़ी, मैं मना नहीं करती किसी से कि मैं झूठ नहीं बोलती। बच्चा 2 घंटे में नहीं आया तो सोचो मैं यहाँ क्या तोड़ फोड़ मचाऊँगी। परवाह नहीं है मुझे, 10 मुकदमे जहाँ मेरे पे हैं और भी हो जाएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लाओ मुझे। 2 घंटे में बच्चा लेके आ गए थे। और वो जो पल था ना कि वो सीधे आई, बच्चा उसने बाद में लिया और तुरंत मेरे पैरों में झुकी, मैंने उसे ऊपर कर लिया। मैंने कहा बेटा बेटियाँ तो हमारे यहाँ छूती नहीं पैर, हमें तो पाप लगता है। तो मेरे गले से लग के बहुत रोई। नेपाली लड़की थी, समझ नहीं रही थी इस बात को कि मैं क्या कह रही हूँ, पर वो मैं भी उसे लगाए रखा, उसकी फ़ोटो सब अखबार में छपी पड़ी है वो सारी। बहुत मीडिया ने हमेशा सपोर्ट किया। गॉड कभी कभी तो कुछ लिख देते थे, लेकिन हमेशा दिया, और मैं उनकी आभारी हूँ सबकी। नहीं, ऐसे में सपोर्ट क्यों, कोई नहीं करेगा। कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं अभी भी, मतलब लड़कियों के साथ? हाँ, मेरे रहते हैं बराबर, तभी तो निकाल पाई इसके बाद भी। तो आज भी वो कांटेक्ट करती हैं? कुछ जिनकी शादियां की हैं उनके तो मैं खुद ही फॉलोअप करती हूँ उनका, और जो नेपाल चली गई तो माइती वाले भी मेरा कभी कभी बात करा देते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर तारीखों पे आना पड़ता है, उनके जो मालकिन के मुकदमे हैं तो तब भी वो आती रहती हैं। बहुत लड़कियों से मुलाकात रहती है। नहीं, सही में सैल्यूट आपको, मतलब आप जो कर रही हैं वो मैं फिर से कहूँगी कि मतलब नहीं कर सकता कोई। कितने ही लोग होंगे मैम इस काम में लगे हुए? 5-6 आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, और वो भी सेक्स वर्कर्स के लिए तो मुझे लगता है कि लीस्ट इंटरेस्टेड रहते होंगे। बस वो है तो कर रहे हैं, अजीत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बनारस से, एक कमाटीपुरा में भी हैं 1-2 लोग, बस, और ज़्यादा नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही स्पीचलेस हो गई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने को, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसके सामने हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है ताकि आपकी चीज़ें वहाँ तक पहुँचे। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहती हैं? ये मैं तो यही कहूँगी कि आप मत करिए कि आपको कुछ करना है, किसी को रेस्क्यू करना है, किसी की मदद करनी है, एक फ़ोन तो कर ही सकते हैं मुझे, और या फिर मेरे एक बच्चे को गोद ले लीजिए, मेरे बच्चे को। मेरा एक बच्चा है जो कहता है कि माँ आपको, अब आप मत मांगो किसी से भी, हम बड़े हो गए, अब हम कमा रहे हैं, हम देंगे इन बच्चों को। मैंने कहा नहीं बेटा, ये क्या बात हुई, आपके हाथ में सोने का कटोरा भी देंगे तो भीख ही मांगेंगी क्या? मैंने कहा हाँ मैं भीख ही मांगूंगी, तब भी इन बच्चों के लिए मुझे भीख मांगने में कोई शर्म नहीं आती। मांग लेती हूँ किसी से, भैया ड्रेस नहीं है ड्रेस बनवा दो, किताबें नहीं है किताबें दे दो, कर लेती हूँ ऐसे। हाँ, चलिए, मैं वादा तो नहीं करती लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल पा रही हूँ अभी, बिल्कुल स्पीचलेस हो गई हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि इनका जो NGO है संकल्प नाम से, आप उसको सर्च कीजिए, आपको उनमें कुछ नंबर्स मिलेंगे। आपको कभी भी कुछ शक होता है, कुछ भी आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, आप प्लीज़ कॉल कीजिए। क्योंकि जब मैंने भी अतुल जी को कॉल किया था तो मुझे लगा था कि पता नहीं अप्रोचेबल है कि नहीं है, लेकिन उनका तुरंत फ़ोन आया और उसके बाद उन्होंने मेरे को यही कहा, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मुझे डर था कि आप अप्रोचेबल हैं कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अप्रोचेबल नहीं होंगे तो कौन अप्रोचेबल होगा। जो समाज के लिए काम कर रहे हैं वो समाज के लोगों से बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो आप कॉल कीजिए, जो इनके नंबर दिए गए हैं। कोई भी आपको शक होता है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मुझे भी इन सब चीज़ों का पता नहीं था, मुझे भी आज ही पता चला है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अवेयर हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरे अपने जीवन में एक बच्चे को भी बचा लेते हैं, एक छोटा सा कॉल भी कर देते हैं, बस मुझे कॉल भी कर देते हैं, मत बचाइए, कॉल भी कर देते हैं, वो मैं थैंकफुल होंगी आपकी, बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ भी नहीं करना है, कॉल कर दीजिए, बोलिए मुझे शक है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कुछ और आप देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस हैं। इन इमोशंस को थोड़ा सा बचा के रखना चाहती हूँ। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.